वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बढ़िया। तो हमने बात स्टार्ट करी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर फटाफट से वाइज करते हैं। सारी के रिवीजन करना ज़रूरी है के बिना बात। तो क्या क्या बातें पढ़ी थी हमने? चलिए, तो क्या क्या बातें पढ़ी थी हमने? सबसे पहले हमने बात पढ़ी थी डेफिनेशन क्या है एसएम, बेस्ट पॉसिबल। चलो बताओ, क्या बात पढ़ी थी हमने एसएम? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, हाँ कीवर्ड्स ही बता दो चलो। एक्टिविटी, बेस्ट पॉसिबल, ठीक है। एक तो हमारे पास में बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव वाली बात है, ठीक है, कि हम किस लिए करते हैं। तो एसएम बेसिकली हमारे को बेस्ट पॉसिबल आता है। क्या इसका बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टू आउट अवर कॉम्पिटिटर? यस और नो? क्या यही सारा काम है हमारा कि हमको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर करना है, या फिर क्या मैं ये बोल सकता हूँ गिव अस कॉम्पिटिटिव? यस और नो? बट बेसिकली एसएम में ये नहीं था। एसएम क्या था? एसएम वाज, से पहले इट वाज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय मैनेजर्स, और फिर उसके बाद में आप साथ में ऐड कर सकते हो टू अचीव टू रीच बेस्ट पॉसिबल पोजीशन। एंड इट इन्वॉल्व्स, क्या क्या चीजें होती हैं? एसएम इन्वॉल्व्स सेटिंग एंड मिशन, मिशन, फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, फिर इम्प्लीमेंटिंग, क्या उस स्ट्रेटेजी को हम इम्प्लीमेंट करते थे? यस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बाद में स्ट्रेटेजिक चॉइसेस भी आता है, ठीक है, कि चूजिंग अ स्ट्रेटेजी, हम स्ट्रेटेजी चूज करी, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उसके बाद में इवेलुएटिंग दैट स्ट्रेटेजी, एंड फिर उसके बाद में एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर, टेकिंग करेक्ट एडजस्टमेंट, मेकिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने पूरी लगभग लगभग डेफिनेशन, आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए। कीवर्ड्स में क्या क्या हो गया आपको? बेसिकली एक बात आपने याद रखनी है कि बेस्ट पॉसिबल आना है आपको इन द मार्केट, मार्केट में आपको बेस्ट पॉसिबल, ठीक है, आउट परफॉर्म करना है अपने कॉम्पिटिटर को, कॉम्पिटिटिव या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना। और कैसे मिलेगा? ये सेट ऑफ एक्टिविटीज है, और अगर आप बेटर कर सकते हो तो यहाँ पर लिख लो सेट ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको ऐड करके आपके आंसर को, इट इज अ प्रोसेस वेयर फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व या फॉलोइंग थिंग्स आर इन्वॉल्व। क्या क्या था हमारे पास में? एक तो विजन क्रिएट करना, ठीक है, मिशन बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना जहां पर आप एनवायरनमेंट को और एक्सटर्नल, ठीक है, इंप्लीमेंट करना स्ट्रैटेजी को, इवैल्यूएट करना और करेक्टिव एडजस्ट। यही है सारा का सारा ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बात पढ़ी थी? बाद में क्या हमने मैनेजमेंट के बारे में बात पढ़ी थी? मैनेजमेंट क्या था? मैनेजमेंट के दो मीनिंग्स थे, ठीक है, इट कैन बी अंडरस्टूड इन टू। क्या क्या थे? एक तो हमने बात करी थी कि इट इज द चीफ ऑर्गन, ठीक है। चीफ ऑर्गन किस चीज के लिए? टू मेक ऑर्गेनाइजेशन, it is the chief organ that is responsible for making organization purposeful and productive,
ठीक है. It is responsible for basically it is responsible for unifying diverse sources in. तो क्या था, आप अलग अलग रिसोर्सेज को जोड़ते थे एंड यूज करते थे उसको, एंड यूज देम इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. इस तरीके की बात आपको याद होनी चाहिए. इतनी बात आपने लिख कर आनी है मैनेजमेंट के, ठीक है, कि इट इज द मेन ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. बेसिकली बिजनेस के मेन डिसीजंस कौन लेगा, मैनेजमेंट लेगा. ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफाइंग ऑल द डाइवर्स रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजिंग देम इन अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. इस तरीके से आपको बात लिख कर आनी है मैनेजमेंट की. फिर इसके बाद में हमने सेकंड बात पढ़ी थी, क्या थी, इट इज बेसिकली इंटररिलेटेड या इंटररिलेटेड फंक्शंस. ठीक है, performed by management achieve its objective. ठीक है, और इसमें क्या क्या था आपके पास में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड, ये पांच बातें आपने पर लिख कर आनी है कि दीज इंटररिलेटेड फंक्शन कॉल्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड. हमने क्या बात पढ़ी थी कि हमारे पास में सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज है, डेवलपिंग फर्म्स विजन एंड मिशन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिंग, चूजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी एंड मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस. ठीक है, फिर इसके बाद में हमने की और ग्रुप है इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर. फिर चीफ ऑर्गन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी. ये बात आपको याद होनी चाहिए, चीफ ऑर्गन हो गया पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी. फिर उसके बाद में यूनिफाइंग फंक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट सिस्टमैटिकली मोबिलाइजेस एंड यूटिलाइजेस द डाइवर्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. बेसिकली आप यूनिफाइंग कर लो कि उनको जोड़ के हम रिसोर्सेज को एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करते हैं. इतना काम हो गया हमारे पास में मैनेजमेंट का. फिर इसके बाद में हमने बात पढ़ी थी, इट इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट. और क्या क्या थे हमारे पास इसमें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड. फिर इसके बाद में हमने नेक्स्ट क्या बात पढ़ी थी, क्या हमने स्ट्रैटेजी की बात पढ़ी थी. स्ट्रैटेजी में बताओ क्या क्या था, क्या कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए स्ट्रैटेजी में, क्या कीवर्ड्स हैं बताओ. स्ट्रैटेजी क्या था, वे टू अचीव गोल्स. ठीक है, और लॉन्ग रेंज ब्लू. ठीक है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट था आपका टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड लिंकिंग देम, या फिर एंड ब्रिजिंग द गैप बिटवीन योर एबिलिटीज एंड योर गोल्स, जो आपको अचीव करना है. आप अभी क्या कर सकते हो और कैसे जो आप पाना चाहते हो वो कैसे पाओगे, के लिए जो हमारे पास हम बनाते हैं वो क्या होती है हमारी स्ट्रैटेजी. अपने आप से लिंक करो ना, अभी आपको कितना आता है और आपको एग्जाम क्लियर करना है, आप उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो. तो यहाँ से वहां पहुंचना है तो उसके लिए प्लान बनाते हो. ये छोड़ो, आप कहीं जाते हो, किसी लोकेशन पे पहुंचना है आपको, तो क्या आप पहले रास्ता देखते हो कैसे जाना है, भाई इस रास्ते से जाए उस रास्ते से. दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्ट्रैटेजी. कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि इस तरीके से जाएंगे. आप अभी जहां पर हो और जहां पर पहुंचना चाहते हो उसके बीच में जो गैप है वो फिल कैसे होता है, वो स्ट्रैटेजिक मूवमेंट. ठीक है, कुछ की बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए. देखो मीनिंग क्या था हमारे पास में कि इट इज अ वे द बिजनेस रिस्पॉन्ड, जो बिजनेस रिस्पॉन्ड करेगा किसी जिस भी तरीके से बिजनेस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, स्ट्रैटेजिक मैनर में. ठीक है, इट इज अ गेम प्लान, ये एक गेम प्लान है. ठीक है, दैट द बिजनेस यूजेस टू मार्केट पोजीशन. ये बातें याद होनी जरूरी कि मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है. ठीक है, अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है और उनको सेटिस्फाई करना है. अट्रैक्ट करना याद नहीं आता तो एक्वायर करना देख लो. कस्टमर्स को एक्वायर करना है हमारे को, कस्टमर्स ऐड करने हैं और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, फिर सक्सेसफुली compete करना है. क्यों करते हैं हम सारी की सारी,
ठीक है, फिर हम अपने इवेंचुअली अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल, ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट था हमारा, ठीक है, टू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, दैट इज व्हाट इट वांट्स टू डू, व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू एंड हाउ इट वांट्स, ये चीजें हमारे पास में उस चीज का एक ब्लूप्रिंट होता है। कुछ की बातें हैं, ठीक है, ये वाला मैं कहूंगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाली डेफिनेशन, और लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट आप गेम प्लान की जगह ये ऐड कर लो, ठीक है, कुछ चीजें मिक्स एंड मैच करके आप चाहे बना लो कि जो जो टुकड़ों में याद आ रहा है आप वो बना के भी कर, आंसर आपका सही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, ये आपको याद होना जरूरी है कि मार्केट पोजीशन करना, अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करना, कस्टमर्स को एक्वायर करना, कम्पीट करना सक्सेसफुली और अपने ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना। तो एक बार बताओ मेरे को हाथ की हाथ क्या था, इट वॉज अ लॉन्ग रेंज, ठीक है, टू टेक मार्केट पोजीशन और कंडक्टिंग ऑपरेशंस ट्रैक्ट एंड satisfy, और क्या था, compete सक्सेसफुली, ठीक है, और अचीव ऑर्गेनाइज, ये 5 बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए एक स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने और क्या बात पढ़ी थी, क्या बातें पढ़ी थी, स्ट्रैटेजी 3 लेवल्स पे होती, ठीक है, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, हाँ हाँ वो भी आएगा, ठीक है। 3 लेवल्स हमारे पास में स्ट्रैटेजीज के, क्या क्या थे, कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, फिर हमारे पास में था सेकंड डिविजनल लेवल, डिविजनल लेवल को हम बिजनेस लेवल भी बोलेंगे, ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास में था फंक्शनल। 3 लेवल्स पे हमारे पास में स्ट्रैटेजीज बन, अगर मैं ब्रॉडली बोलूं कॉर्पोरेट लेवल में हम क्या डिसाइड करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कॉर्पोरेट लेवल के, पहले तो आप अगर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहा है आपसे तो बताओ क्या लिखकर आ सकते हो, मेन ऑब्जेक्टिव, पहले तो ये बताओगे कि स्ट्रैटेजी बनाता कौन है, कौन काम करता है इस लेवल पे, इस लेवल पे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं, जैसे कि आपके चीफ हो गया, ठीक है, सीएमओ हो गया, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, सीएफओ हो गया एंड टॉप लेवल स्टाफ, ये सब लोग हो गए जो कि डिसीजन लेते हैं, दीज आर ऑल नोन एज मैनेजर्स, ये सब मैनेजर होते हैं टॉप लेवल मैनेजर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग फॉलोइंग डिसीजन, या फिर आप बोल सकते हो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, पूरी कंपनी के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट ले, the decisions made by these corporate managers are responsible for किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, चलो विजन मिशन बनाया इन्होंने, विजन मिशन गोल, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस क्या, डे टू डे ऑपरेशंस, आना बंदे को एम्प्लॉय करना है, हायर करना है, क्या, अब बात थोड़ी स्पेसिफिक करो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन तो सब कुछ आ गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस क्या ये डिसाइड करते हैं, यस, कहां पर इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है, ये टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी का अलग है, डिविडेंड अलग है, वो कंपनी वो पूरा एज अ होल पूरा ग्रुप के लेवल पर बना रहे हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं एज अ ग्रुप, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिलायंस का ऑयल एंड गैस का काम आ गया, जियो आ गया उसमें, रिटेल आ गया उसमें, बतेरे सारे काम आ गए, अब वो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का सोच रहे हैं कि भाई क्या हम चाहते हैं कि हमारे पास में किस तरीके से हम आगे कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, कॉर्पोरेट मैनेजर डिसाइड, कॉर्पोरेट लेवल पे डिसाइड, ठीक है। फिर इसके बाद में डिविजनल लेवल या बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल क्या डिसाइड करते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस या हाउ टू अचीव, इनको कैसे अचीव किया जाएगा, ये अपने अपने लेवल पे डिसाइड करेंगे। जैसे कि डिविजनल लेवल की मैंने बात करी कि हमारा एक रिटेल सेगमेंट हो गया, एक ऑयल एंड गैस का हो गया, एक हमारे पास में जी टेलीकॉम हो गया, अलग अलग सेक्टर्स हमारे पास में हो गए, ठीक है, अब वो अपने अपने सेक्टर में सोचेंगे कैसे हम वो गोल
तो जिसको जैसे एप्लीकेबल है वो कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस मैनेजर डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद में कैसे कितनी सेल हमको बढ़ानी है, क्या काम करना है, कैसे कैसे मार्केटिंग करनी है, वो कहाँ पर डिसाइड होगा? फंक्शनल लेवल पर डिसाइड। समझ में आई बात? ठीक है, चलो। फिर इसके बाद हमने क्या बात पढ़ी थी? स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी के लिए एक बात बोली जाती है कि इट हैज टू बी प्रैग्मेटिक, तब प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। और यहीं से बात निकल के आती है कि इट कैन बी प्रोएक्टिव एंड, या फिर इट हैज टू बी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। क्या हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो एक परफेक्ट सोल्यूशन होता है? कैन इट रिप्लेस मैनेजमेंट? यस और नो? इट कैन नॉट बी अ रिप्लेसमेंट फॉर मैनेजमेंट। अ स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी फ्लॉलेस एंड परफेक्ट। वो फ्लॉलेस और परफेक्ट नहीं हो सकते। इट हैज इट्स ओन, आज लिमिटेशन की बात भी पढ़ेंगे। इट हैज इट्स ओन वीकनेसेस, अपनी वीकनेसेस, और उन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करने के लिए हमारे को कौन चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। और उनको करेक्ट करने के लिए हमको कौन चाहिए? मैनेजमेंट। Therefore, a good strategy is not a substitute for a good management. Management is responsible for performing the strategy and eventually evaluating and making corrective measures the strategy. ठीक है, तो इसीलिए रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने बात करी थी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या हो गया? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, पास्ट एक्सपीरियंस किस चीज के? पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस। भाई जो चीजें सक्सेसफुल हुई उनको ही तो आप दोबारा से इंप्लीमेंट करते हो। यस, तो पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेसफुल डिसीजंस बोल लो, या सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, उसके बेसिस पर आप क्या करते हो? आप एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी लगाते हो जो कि आगे का समय को देखते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद में रिएक्टिव क्या होता है? रिएक्टिव क्या होता है? हाँ, जो आप इंप्लीमेंट करते हैं, क्या बातें लिख कर आओगे तो आपको समझ में आ गई है बात, ठीक है। अगर मैं आपसे हिंदी में पूछूं कि क्या है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, टेक स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, तो इंप्लीमेंटेशन क्या है? कोई अनएंटिसिपेटेड या अनएक्सपेक्टेड, भाई हर एक चीज का अलग अलग वर्ड हो सकता है। आप कोई भी आपको समझ में आ रहा है, अनएंटिसिपेटेड गुड वर्ड, आपको नहीं समझ में आ रहा आप अनएक्सपेक्टेड लिख लो, ठीक है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गई या फिर मिस कैलकुलेशंस हो गई, और छोड़ो, आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें गलती हो गई, तो क्या उनके इन इवेंट्स के होने के बाद में आप देखते हो कि हाँ कैसे अब स्ट्रैटेजी को प्रूव किया जाए, वो क्या हो गया? रिएक्टिव पार्ट हो गया मेरी स्ट्रैटेजी का, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी जो है इट कैन बी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। तो देखो यहाँ पर लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन हो गया हमारे पास में, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज एंड जो हमारे पास में बिजनेस और स्ट्रेटेजिक लेवल, फंक्शन लेवल पे हो गया। स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, तो हमारे पास में प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस से हम क्या करते हैं? प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हैं, ठीक है। और रिएक्शन क्या होता है? टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, ठीक है। कोई अनएंटिसिपेटेड हो गया, या फिर फ्रेश मार्केट कंडीशन, या फिर डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट है जो कि लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पर हमको क्या करना होता है? अडेप्ट करना होता है, चेंज करना होता है टू सर्वाइव, ठीक है। फिर कह रहे हैं यहाँ पर कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव हमारी एक प्लान स्ट्रैटेजी होती है और रिएक्टिव हमारी अडेप्टिव स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। अडेप्टिव रिएक्शन होता है बस। फिर इसके बाद में हमने एग्जांपल पढ़ा था कि जो भी स्ट्रैटेजी है वहां पर हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स है वही हमारी अपॉर्चुनिटी। इसीलिए आपने स्टेटमेंट सुनी, एवरी प्रॉब्लम, सी एवरी प्रॉब्लम एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। आपके पास आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप उसको सॉल्व करो एंड इवेंचुअली आप एज अ कंट्री एज अ होल देखो, या फिर बिजनेस वर्ल्ड में आप उस तरह से देखो कि यार कोई चीज लैकिंग है, ठीक है, वहीं से स्टार्टअप्स निकल के आते हैं, वहीं आइडियाज निकल कि इवेंचुअली गो ऑन टू बिकम $50 बिलियन। तो हमारे पास में कोई भी प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई किया और उसको सॉल्व करना है थ्रू रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशनरी आइडियाज से आपने उनको सॉल्व किया, और जैसे कि एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, ये हमारे पास में हो गया गेम प्लान वाली बात होगी स्ट्रैटेजी की, ठीक है। फिर इसके बाद में स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड इनफ सब्स्टिट्यूट फॉर अ साउंड अलर्ट एंड रिस्पांस, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजी हमने बात पढ़ ली थी कि प्रोएक्टिव होनी, प्रोएक्टिव देन रिएक्टिव इन नेचर। यस, generally major part of strategy is pre-planned and hence proactive in nature, whereas a small part of it is meant to be reactive for unknown and unintended events। ये बात हमने कल तक करी थी।
आगे की बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या है इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। ठीक है, तो अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या हो गया? एसएम रेफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विजन, setting objectives, crafting strategy, implementing and evaluation of strategy, and finally initiating corrective adjustments wherever deemed appropriate। क्या यही बात आप लोगों ने? ठीक है, ये बातें हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। विजन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी मतलब कि एक स्ट्रैटेजी बनाना, क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, फिर उसे इंप्लीमेंट करना, फिर उसे इवेलुएट करना और फिर उसके बाद में उसके करेक्टिव मेजर्स लेना। यही है हमारा प्रोसेस। अच्छा, ये प्रोसेस क्या एक बार करके खत्म हो जाएगा? क्या ये प्रोसेस ऑनगोइंग है? आपने विजन बनाया, आपने मिशन बनाया, फिर आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे, आपने स्ट्रैटेजी बनाई, आपने इंप्लीमेंट करी, आपने इवैल्यूएशन किया, आपको अब क्या फिर से वापस से उस स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट्स करनी होंगी? अब आप वापस से क्या वही चीज दोहराओगे? अब वो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करोगे, फिर हो सकता है उसको इंप्लीमेंट करते करते एनवायरमेंट फिर बदल जाए, फिर आपको करेक्टिव मेजर्स लेने। यस, तो क्या ये एक साइक्लिकल मैनर में चलता ही रहता होगा? यस, इट कीप्स गोइंग। ठीक है, इसी से मैं एक बात पूछता हूँ, विजन और मिशन जो मैनेजमेंट ने तय कर दिया, क्या ये फिक्स हो जाता है जिंदगी भर के लिए या ये बदल भी सकता है? क्या लगता है? ये विजन मेरा बदल भी सकता है। ठीक है, जैसे जैसे अब देखो आमतौर पे कैसे होता है कि मैंने कुछ सोचा था, अब सोचो जो कंपनीज 80s में 70s में रही होंगी उनका जो विजन मिशन रहा, क्या वो आज की डेट में सेम रहेगा? 30-40 साल में कितनी दुनिया बदल चुकी है। पहले इंटरनेट नहीं था, पहले के जमाने में लोग लैंडलाइन फोन यूज, पहले के जमाने में हमारे पास में कार्स उतनी हाई स्पीड नहीं थी, कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी। तो क्या मैं वही पुराने नजरिए को लेकर कंपनी को चलता रहूंगा क्या? तो क्या मेरा विजन और मिशन भी इवॉल्व होता है? यस, इट चेंजेस। अब इसमें एक और बात भी आती है, विजन और मिशन भी डिपेंडेंट होता है मेरा जो टॉप लेवल में जो जो बेसिकली टॉप मोस्ट पर्सन है, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट चेंज होता है, जैसे मैं अगर नॉर्मल कोर्स में बात करूं तो आपने सुना होगा जैसे कि 70s या 80s में मेरी कोई कंपनी चल रही थी, तो कौन चला रहा होगा? मेरे दादाजी चला रहे हो, उनका विजन कुछ और होगा। अब उसके बाद मेरे फादर ने टेक ओवर किया, क्या उनका विजन कुछ और हो सकता है अपने पिताजी से? यस। अब उनसे मैंने टेक ओवर किया, क्या मेरा विजन कुछ और हो सकता है? यस, ठीक है। तो विजन और मिशन एज पर मैनेजमेंट बदल सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा अल्टा पल्टी कर दो। जैसे कि आप रियल एस्टेट में थे और आप कहने लगे नहीं अब हम एयरलाइन इंडस्ट्री में, क्या इतना डिफरेंस हो सकता है? नहीं। आप एक बिजनेस ऐड कर सकते हो, पर आप ये नहीं बोल सकते ऑल टुगेदर पुराना जो भी उसको खत्म करके नया बनाएंगे। ऐसे में अगर इतना ज्यादा चेंजेस होते हैं, कंपनीज यूजुअली दे वुड फॉल्टर, वो फेल हो जाएंगी। ठीक है, इसी चीज को मैं वापस से लिंक करता हूं, मैंने आपको फाउंडेशन के टाइम पे सत्यम का एग्जांपल दिया था। ठीक है, वो क्या थी? वो एक आईटी कंपनी थी। आपको बताया था मैंने कि जब वो एक्वायर करने की सोच रहे थे रियल एस्टेट की कंपनी, तो उनके जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने रिवर्स करा दिया था। क्यों? तो विजन ही नहीं था वो विजन बेसिकली जो मिशन तय किया था, वो कह रहे थे कि भाई हम तो इस आईटी कंपनी, हम तो ये सोच के इस कंपनी में शेयर होल्डर है बिकॉज वी अग्री विद योर मिशन विजन कि हाँ ये कंपनी आईटी कंपनी है एंड दिस विल परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर बिकॉज आईटी का फ्यूचर अच्छा है। तो वो उस विजन के साथ में थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही कंपनी अपने विजन से भटकी, क्या शेयर होल्डर्स ने हाथ खींच लिया? यस। तो अब यही काम होता है कि जो विजन है उसको आप चेंज होता है, वो इवॉल्व होता है ओवर अ पीरियड ऑफ, लेकिन आप विजन से भटकोगे तो कंपनी बेसिकली अपनी राह भटक जाएगी एंड इट विल फेल इवेंचुअली। ठीक है, इसीलिए विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर एम्प्लॉयज, टू कीप कस्टमर्स, सप्लायर्स, टू कीप योर शेयर होल्डर्स मोटिवेटेड एंड गिव अ डायरेक्शन टू, तो एक डायरेक्शन देगी। ठीक है, विजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कंपनीज विजन, इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कंपनीज विजन एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंट की भी हम स्कैनिंग करते हैं स्ट्रैटेजी बनाते वक्त। जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो क्या सारी चीजों को, यस। और एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या होगा? एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट दोनों स्कैन करेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी को बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, कंट्रोल। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? तो पहला एडवांटेज, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास में? दो ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना, कि हमको अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म, जो भी कॉम्पिटिटर कर रहा है उससे बेटर हम लोगों ने करके दिखाना है। ठीक है, समथिंग यूनिक एंड वैल्यू टू द कस्टमर, जो कि कस्टमर को लगे कि हाँ यार मैं ये एक चीज यूनिक है, या कस्टमर उसको ज्यादा वैल्यू करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आईफोन। ठीक है, आईफोन क्या एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है? आपको एक यूनिकनेस की फीलिंग आती है। जो आईफोन यूजर्स हैं, जो एप्पल यूजर्स हैं, वो क्या कहते हैं? यार हमारा फोन यूनिक,
हम कहीं पर एप्पल लेके चलते हैं तो हम मतलब अलग दिखाई देते हैं आम जनता से। तो ये क्या है बेसिकली, क्या कस्टमर उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा वैल्यू लगा रहा है बेसिकली, कि हाँ इट इज मोर वैल्यू टू द कस्टमर, ठीक है, सो दैट द कंपनी कैन आउट परफॉर्म दी कॉम्पिटिटर, ठीक है, वो अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म कर सके। क्या है ये, क्या एप्पल ने कोई एक स्ट्रैटेजी लगाई है? यस, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, दे हैव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर इट्स बेसिकली कॉम्पिटिटर्स। क्लियर है बात? ठीक है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, की बातें क्या रखनी है, टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर। फिर इसके बाद में दूसरी बात क्या है, क्या स्ट्रैटेजी गाइड करती है कंपनी, क्या कंपनी को रास्ता दिखाती है कि कैसे कैसे मूव करना, टू गाइड द कंपनी थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो भी चेंजेस बदलाव हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, उनको प्रोएक्टिवली देखने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल इंडस्ट्री से ही बात करूं, क्या सारी मोबाइल कंपनीज को दिख रहा है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है फोन्स में, जैसे कि एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, क्या उनको भविष्य नजर आ रहा है कि हाँ दीज आर द चेंजेस दैट आर कमिंग इन द न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग अप? अब कोई कंपनी कहती है कि यार नहीं, हम तो इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर देंगे, क्या वो कंपनी के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाए? यस, जो भी नई चीज है उसको किस तरीके से अपने पास अडेप्ट करके रखना है, तो उसके हिसाब से कैसे बदलना है, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है, द प्रोएक्टिव पार्ट। अब आपको क्या लगता है, सैमसंग, एप्पल और जो भी बड़ी कंपनीज है, क्या ये आज अब देखा कि एआई आ गया, चलो 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 पर काम करना स्टार्ट करते हैं, या प्रोएक्टिवली इन्होंने पहले से ही देख लिया हो कि हाँ ये चीज आ रही है, दिस इज इवॉल्विंग एंड दे वुड आल्सो हैव स्टार्टेड वर्किंग। अब देखेंगे कि एआई वाले फोन आने लगे हैं, ठीक है, फोल्डेबल फोन्स आने लगे हैं, देयर इज अ टेक्नोलॉजी की जहां पर आपके फोन फोल्ड हो जाते हैं विद स्क्रीन, ठीक है, क्या ये टेक्नोलॉजी कंपनीज ने पहले से ही देख ली होगी? यस, और उसके लिए प्रोएक्टिवली पहले से ही स्ट्रैटेजी बना ली होगी कि यस वी विल स्पेंड सो एंड सो अमाउंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसी तरीके से हमारी डिजाइनिंग के ऊपर काम होगा, इसी तरीके से हम इसके ऊपर मार्केटिंग करेंगे, और कौन सबसे पहले लाएगा, ठीक है, बेसिकली कौन सबसे पहले लाएगा, जो भी सबसे पहले लाएगा उसको क्या एडवांटेज मिलेगा? यस, बाकी जनता से, बाकी कॉम्पिटिटर से पहले एडवांटेज मिलेगा। क्या स्ट्रैटेजी यही काम करती है, एक रास्ता दिखाती है कि हम फोन बनाने वाली कंपनी, इसमें ये चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस के लिए हमारे पास में एक गेम प्लान है, तो वो स्ट्रैटेजी आपको तो आप पहले से ही टॉप लेवल मैनेजमेंट बना के रखते हैं। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो इट गाइड्स द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, दैट इज टू रिएक्ट इन द राइट मैनर, सही मैनर में रिएक्ट करना कि जो भी चेंजेस रहे हैं। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्टिव्स। कभी आपसे पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपने मेंशन। इसी के ऊपर क्वेश्चन हो गया कि डिफाइन एसएम एंड व्हाट आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में पक्का से दिखाई देंगे, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे कि ऐसे ऐसे बताओ कि क्या एसएम है और क्या हमारे पास में होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एसएम। क्या आप बातें लिख कर आ पाएंगे? यस, क्या क्या बातें लिख कर आएंगे? एसएम में हमारे पास में इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग विजन, ठीक है, मिशन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ठीक है, और इम्प्लीमेंटिंग, चूजिंग अ स्ट्रेटेजी या क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी, इवैल्यूएटिंग एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर, ठीक है। ये सारी बातें होगी। ऑब्जेक्टिव्स में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया, आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर हो गया, एंड उसके बाद में गाइड द कंपनी सक्सेसफुली ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। चलो, इंपॉर्टेंस क्या है एसएम की, क्यों जरूरत पड़ी एसएम? देखो, एसएम के लिए एसएम की जरूरत बेसिकली हम किस लिए कर रहे हैं, सारा सारा एसएम क्यों पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजी क्यों बना रहे हैं? क्या सरवाइव करने के लिए बना रहे हैं? सरवाइव करने के लिए एंड बेटर परफॉर्म करने के लिए हम एसएम को यूज। अब एक थ्योरी होती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जानते हो, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है हमारे पास में, ये बेसिकली जंगल राज का रूल है, जो सबसे मजबूत होगा, जो सबसे स्ट्रांग होगा वही जीतेगा। और यही हमारा एक एवोल्यूशन का रूल है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है, जो फिटेस्ट रहा है, वो बेसिकली सर्वाइव कर गया है। बात ये आती है कि यही रूल हमारे पास में एप्लीकेबल है आज की डेट में बिजनेस। जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो फिटेस्ट है, वही सर्वाइव करेगा आज के दौर में, आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में। बात ये आती है कि फिटेस्ट कौन है? क्या सबसे बड़ा प्लेयर इज द फिटेस्ट? क्या सबसे बड़ा प्लेयर जायंट है अपनी इंडस्ट्री का, क्या वो फिटेस्ट कहलाता है? देखे हैं ऐसे बड़े बड़े जायंट जो फेल हो गए कि एनवायरनमेंट की जरूरत के हिसाब से बदल नहीं पाए। सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल क्या, नोकिया वाज द लीडिंग मोबाइल सेलर एट दैट टाइम। अपने टाइम पे वो सबसे ज्यादा सेलिंग फोन था, लेकिन क्या वो सिर्फ बड़े होने की वजह से सर्वाइव कर जाता? वो फेल हो गया, क्यों? क्योंकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल नहीं पाया।
अपने आप को अडेप्ट और चेंज नहीं कर पाया, इसीलिए क्या बड़ी बड़ी कंपनीज फेल हो गई हैं। यस, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, टू कीप चेंजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज हो सकता है, लीगल नॉर्म्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, टैक्सेशन प्रोविजन, कस्टमर की नीड्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। ये सारी बातें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, जिसके लिए हमारे पास में सेकंड चैप्टर है अलग से। अब वही सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस को पढ़ना, समझना, प्रोएक्टिव रहना उसके बारे में, और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाना, यही सारा काम है। यस, यही सारा काम स्ट्रैटेजी का है। तो ये देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज प्रोपोगेटेड बाय चार्ल्स डार्विन इज द ओनली प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, where fittest are not the largest or the strongest organization but those who can change and adapt successfully to the changes, क्योंकि अपने आप को बदल सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से ही सरवाइव करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस many business giants have followed the path of extinction, failing to manage drastic changes in the business environment. Example, बजाज स्कूटर्स क्या पहले आते थे? यस, एलिमेंट स्कूटर्स आते थे, ठीक है। आज के डेट में क्या वो बिक रहे हैं? नहीं बिक रहे, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है। अब हमारे पास में बेटर एफिशिएंट फ्यूल वाले क्या कहते हैं स्कूटर्स आ गए। अब वो अपने आप को, अपने इंजन को उस हिसाब से चेंज नहीं कर पाए, तो क्या वो आउटडेट हो गए, बाहर हो गए? यस। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल सोचो, हाँ, वोडाफोन बाहर कहाँ हुआ, मर्ज हो गया बट बंद नहीं हुआ, बट वो चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब उसमें ये बोल सकते हो इंडस्ट्री कंपटीशन आ गया, वो एक अलग उस पर मैं फिट करूंगा, ठीक है, कि एक नया क्या कहते हैं, बेसिकली नया कॉम्पिटिटर एंटर कर गया मार्केट में, जिसने सारे इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, ठीक है। उसकी मैं बात करूंगा जब मैं एनवायरमेंट एनालिसिस की बात करूंगा, ठीक है। बीएसएनएल, यस, अब बीएसएनएल के लिए भी मैं ये बोल सकता हूँ रादर कि जो हमारे पास में लैंडलाइन फोन, अब उनका यूजेज कम हो गया, क्यों? कि हमारे पास में स्मार्टफोन्स आ गए, ठीक है, कि अब बंदा हर जगह हर समय अपने फोन के पास में बैठा रहे कि फोन आएगा फोन आएगा, अब वो जरूरत नहीं है, बंदा फोन लेकर घूमता रहता है कि हाँ जब भी फोन आएगा वो अपना काम कर सकता है। क्या टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से हमारे पास में कोई आउटडेट हो गई? यस। कैमराज, हैंडी कैम्स, क्या ये बंद हो गए? यस। तो हमारे पास में ये सब चीजें। अच्छा, रेडियो सेट्स, पहले रेडियो बहुत बिकते थे, मर्फी का रेडियो आता था, क्या वो भी बंद हो गए? यस। क्यों? क्योंकि अब सबके फोन में रेडियो है, आपको जब मर्जी अपनी नीड्स के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल, पहले सबके यहाँ पे केबल होता था टीवी देखने के लिए, यस, फिर उसके बाद में आया डिश टीवी, टाटा स्काई वगैरह, अब क्या वो सब भी धीरे धीरे आउटडेट हो रहा है। नाउ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जमाना है कि पहले लोग टीवी के प्रोग्राम के टाइमिंग के हिसाब से अपना शेड्यूल एडजस्ट करते थे। नाउ द शेड्यूल इज सो बिजी, पीपल आर सो बिजी इन देयर लाइफ, दे डू नॉट हैव टाइम कि यार 8 से 9 पे आएगा तो वहां पर खाली रखना है कि ये फलाना फलाना चीज देखनी है। नहीं, एनवायरमेंट, कस्टमर्स की नीड्स बदल रही थी, पीपल वर मोर बिजी, पीपल वर मोर कॉम्पिटिटिव, दे वर मोर एनग्रॉस्ड इन देयर लाइव्स। पहले लोग फिर भी फ्री हुआ करते थे, पहले तो वो लोग पूरा पूरा दिन बैठ के दूरदर्शन देखते थे कि हाँ शाम को मूवी आएगी, सुबह बैठ जाते थे। पहले का लाइफ इजी था, मतलब इजी इन द सेंस बेसिकली एक ठहराव था, स्लो था, लेकिन आज के कस्टमर की नीड्स अलग है, ठीक है। तो अब हमने क्या चेंज किया, क्या कंपनीज ने, नेटफ्लिक्स ने क्या ये प्रोएक्टिवली देखा होगा कि हाँ ये कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से कुछ बनाया जाए कि कस्टमर अपनी मर्जी के हिसाब से जो देखना चाहे वो देख ले, जब देखना चाहे तब देख ले, जितना देखना चाहे उतना देख ले। क्या उन्होंने चेंज किया? यस। एंड जो भी कंपनीज प्रोएक्टिवली चेंज, उस इवेंचुअली फ्यूचर देखते हुए, विजन देखते हुए अपनी सक्सेस हो जाएंगे। कह सकते हो, पर ये पुराना एग्जांपल हो गया, ठीक है। जैसे फोन्स है तो अब मैसेजेस, ईमेल्स जब आने लगे, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस वगैरह भी कम हो गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज भी बंद हो गए हैं, दे आर स्टिल इन फंक्शन। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के लिए आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तो वैसे ही आएगा, मेल पे भी आएगा और चिट्ठी से भी आएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो अभी भी वैलिड है, ठीक है, तो वो अभी भी इन यूज है। लेकिन हाँ, क्या आम जनता ने अब वो पोस्ट कार्ड भेजना बंद कर दिया है? यस, नाउ यू सेंड एन ईमेल, और इवन बेटर, ईमेल्स को भी कैसे रिडंडेंट कर दिया, ईमेल्स अब यूज होता है मोर सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। क्या अब अपनी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप ईमेल करते हो? क्या अब उसका भी एक बेटर वर्जन आ गया? यस, व्हाट्सएप आ गया, ठीक है, नाउ यू सेंड मैसेजेस ऑन दैट। व्हाट्सएप का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको शायद पता हो ना पता हो। एक हमारे पास में ब्लैकबेरी कंपनी हुआ करती थी मोबाइल फोन्स की, उसमें चलता था बीबीएम मैसेंजर चलता था, ठीक है, हमारे टाइम पे, स्कूल टाइम पे बच्चे यूज करते थे। अब क्या वो भी बाहर हो गया ब्लैकबेरी? क्यों? व्हाट्सएप के आते क्या वो बाहर हो गया? यस।
फेसबुक के आने से क्या ऑर्कुट बाहर हो गया था? यस। तो क्या टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, कस्टमर की नीड चेंज हो रही है, इस वजह से क्या बिजनेस को भी बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है कि जो भी बदलाव कर लेगा अपने आप को, ठीक है, जो भी बेसिकली जैसे कैमिलियन होता है, ठीक है, गिरगिट, गिरगिट के जैसे हो तो आप जिंदा रहोगे, कि जैसा समय है उसके हिसाब से अपने रंग बदल लो, उसके हिसाब से ढाल लो अपने आप को और आप जिंदा रह पाओगे, ठीक है। तो बजाज स्कूटर, एलएमएल, बीपीएल टेलीविजन, वीडियोकॉन, ये सारे नोकिया, कोडैक, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि अपने जमाने के अपनी इंडस्ट्री के हाथी थे और सब फेल हो, ठीक है। कोडैक के कैमरे आते थे, कोडैक की रील्स आती थी, अगर आपको पता हो पुराने जमाने पिक्चर्स में देखोगे वो ऐसे अंधेरा सा कमरा होता है, उसमें ऐसे वो पानी में रखते हैं और फिर वो ऐसे लगाते हैं और देखते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा। कैसेट नहीं थी, रोल आता था, उसमें छपता था और उसको ऐसे उसके उसको का निकालना पड़ता था, ऐसे पानी में डालते थे, केमिकल्स थे बेसिक, और उसको सुखाते थे और फिर उसमें आपका प्रिंट निकल गया। दैट वाज द टेक्नोलॉजी देन। आप बच्चे हो, आपको नहीं पता, उस टाइम पे पुरानी पिक्चरें देखना, वहां से पता चलेगा, ठीक है। कहीं पर आपको याद है, कहीं देखना, अरे सर नहीं ये वही तो कर, पीला पीला सा कमरा होता है, हाँ डार्क सा रूम होता है, उसमें वो सब, ठीक है। चलो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बेनिफिट्स क्या है? अब देखो, मैंने एक पॉइंट बनाने की जगह, कि पॉइंट भी बन रहा था और क्वेश्चन भी बन रहा था, डबल डबल हो रहा था, मैंने क्वेश्चन ही बना दिया सीधे, कि आपसे पूछता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एनपीओज भी लगाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? यस, हर ऑर्गेनाइजेशन को लगाना है, नॉन प्रॉफिट, चाहे एनपीओ चाहे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेजर बेनिफिट्स क्या है? क्या मेरे को एसएम एक डायरेक्शन देता है, तो आप विजन मिशन बनाते, क्या एक राह दिखाई देती है कि हाँ हमको इस तरीके से बनना है। जैसे कि मैं अगर बात करूं ओला की, ओला या उबर ने क्या विजन रखा होगा, क्या सोचा होगा उन्होंने, हालांकि विजन मिशन में आपको दिखाऊं, कस्टमर प्रॉब्लम देखिए, ठीक है, क्या बेसिकली उनका बेसिक विजन कुछ इस प्रकार का होगा कि हम बेसिकली कस्टमर्स की जो मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर पाए, इधर से उधर जाना वो अपना इम्प्रूव कर पाए, कि टू कनेक्ट पीपल, ठीक है, लोगों को इजीली कनेक्ट कर पाए, क्या वो एक विजन रहा होगा। अब उसके लिए उन्होंने मिशन क्या बनाया होगा? मिशन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि हाँ हम चाहते हैं कि नंबर 1 कंपनी बने यूएस की, या नंबर 1 कंपनी बने इंडिया की, तो क्या इस तरीके से वो अपने गोल सेट करते होंगे? यस। तो बेसिकली एक क्या राह दिखाता है कि अब किस तरीके से हमारे को डिसीजंस लेने हैं जो मेरे विजन पूरा करता रहे, उसके लिए एक राह दिखाता है क्या हमारे पास में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड, इट हेल्प्स डिफाइन द गोल्स एंड मिशन, गोल और मिशन डिफाइन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स व्हिच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। सबसे पहले आएगा विजन, मिशन, ठीक है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स आप तय करते हुए नीचे लेवल तक पहुंच जाओगे कि अब कैसे काम कर, ठीक है। उस तरीके से हमारे पास में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। सबसे पहले विजन तय होता है, फिर मिशन, और उसके हिसाब से हमारे इवेंचुअली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग रन का हमारे को पाथ दिखाई। क्या बात समझ में आई है? तो की बात क्या याद रखनी है यहाँ पर? तो इट गिव्स डायरेक्शन टू मूव अहेड, आगे बढ़ते रहने के लिए हमारे को डायरेक्शन देता है, और बाकी बातें आप फिल करेंगे। कैसे डायरेक्शन देगा हमारे को? कि वो हमारे को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तय करने में हेल्प करता है, और डिपेंडिंग अपॉन जो विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये हो गया पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट, इट इज प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। वो प्रोएक्टिव हमारे को डिसीजन लेने में, प्रोएक्टिवली हमारे को पहले से चीजें दिखाने के लिए मदद करता है, रादर देन रिएक्ट करने का। अब कोई चेंजेस हो गए, उसके बाद में आप रिएक्ट कर रहे हो, क्या आप ऑलरेडी बहुत लेट हो? कोई एक कंपनी है जो कि 10 साल से पहले से उसका उस पर्टिकुलर चीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और आप तब जागे हो जब उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कि हाँ ये क्या आ गया, क्या आपके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे? यस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यही हेल्प करता है कि आप एनवायरनमेंट को स्कैन करके कॉम्पिटिटर्स देखो क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और उसके बेसिस पर प्रोएक्टिव रहते हुए आप भी अकॉर्डिंगली एक्शन लो। आप देखेंगे इतना हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि अगर कोई कंपनी फलाना टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, तो जितनी भी टॉप लेवल की कंपनीज होंगी वो सब उस पर काम कर रही है, बिकॉज क्या वो सब निगाह रखे हुए हैं कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है? यस और नो? हर कोई निगाह रखे हुए हैं कि सामने वाला कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहा है, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। उसमें कुछ सक्सेसफुल हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट क्या सभी लोग काम करना स्टार्ट करते हैं? यस। अगर प्रोएक्टिवली एक्शन नहीं लिया, दे आर बाउंड टू फेल। को पता है कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए प्रोएक्टिव होती है हमारे पास में स्ट्रेटेजी रादर देन रिएक्टिव इन शेपिंग द फ्यूचर. With the help of SM, organizations are able to analyze and take actions instead of being mere spectators. हम पहले से एक्शन ले पाएंगे रादर देन हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं कि अच्छा ये फोन निकाला है उसने, ठीक है, ऐसा नहीं. हम भी एक्टिवली प्रोएक्टिवली अपने एक्शंस लें. तो इट हेल्प्स इन बीइंग प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव. ठीक है. थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास में, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल द डिसीजंस. या एक ब्रॉड आइडिया दे दिया विजन ने आपको कि आपको इस तरीके से ये बनना है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या आप मेजर डिसीजंस के लिए, क्या वो आपका एक मॉरल कंपास हो गया. कहीं भी सोचना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को सोचना है कि मेरे को ये बिजनेस करना है या नहीं करना, इस तरफ देखेगा वो. हमारा विजन, हम क्या बनना चाहते हैं, अगर विजन को अचीव करने में हेल्प करता है वो पर्टिकुलर बिजनेस, तो क्या उसमें एंटर करना मेक सेंस. यस, एंटर करना मेक्स सेंस. अब उसके बाद में उसको बिजनेस को करें ना करें, दैट उसके लिए अलग एनालिसिस है. लेकिन क्या इन लाइन विद विजन होना जरूरी है. यस. तो क्या डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारे. यस. ठीक है. सो इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज डिसीजन ऑन बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. हर चीज में मदद करता है हमारे को इससे. ठीक है. सो इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन. नेक्स्ट हमारे पास में आ गया कि इट प्रिपेयर्स ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर. फ्यूचर में जो भी चेंजेस होंगे, क्या उनको फेस करने के लिए मैं पहले से तैयार रहता हूँ, रेडी रहता हूँ. यस. अगर आप स्ट्रेटेजिकली नहीं चलोगे, क्या आप ये सब चीजें कर पाओगे, आप फ्यूचर को देख पाओगे. वही बात, कल वाली बात वापस से दोहराता हूं. काला बुद्धि से अगर आप काम कर रहे हो तो क्या आप फ्यूचर पे इतना फोकस रखोगे. आप ये देखोगे कि भाई सुबह से, तो जो नॉन स्ट्रेटेजिक सोच से चलते हैं वो क्या देखते हैं कि भाई कितना कैश फ्लो आ रहा है, कितना कैश आ रहा है, बट दे डू नॉट इवन पुट एन एफर्ट टू सी द फ्यूचर, कि फ्यूचर में व्हाट आर द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द मार्केट. उन्हें पता ही नहीं है कि भाई आपने अग्रवाल स्वीट्स खोल रखा है, सामने बीकानेर वाला खुलने वाला है, यू आर हैविंग अ मेजर कॉम्पिटिटर एंटरिंग द मार्केट. तो आपको प्लान बनाना है कि हाउ टू कम्पीट इन द मार्केट. यू हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर यू हैव टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, या आपने होम डिलीवरी स्टार्ट कर दिया. कुछ भी कर सकते हो आप स्ट्रैटेजी. अगर आप यही नहीं देख रहे कि भविष्य में क्या आने वाला है, तो आर नॉट अवेयर ऑफ योर एनवायरमेंट, क्या आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. इसमें यही सब चीजों में हेल्प करता है. इट प्रिपेयर्स ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. फिर नई अपॉर्चुनिटी निकल के आती है. आपने देखा यहाँ पर राजनगर बना, ठीक है, अब उन्होंने देखा कि यार राजनगर एक्सटेंशन में बन रहा है और वहां पर बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, बिक भी रहे हैं. क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी. यस. तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देनी चाहिए. अब आप आंख बंद करके बैठो कि यार मैं तो, मेरी ये दुकान है, 4 दीवारें हैं, इसी में सामान आ रहा है, जा रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो क्या जरूरत है कहीं पर कुछ कर. क्या आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दो. अगर आप एनवायरमेंटल स्कैनल नहीं कर, आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दो. क्या एसएम के बेसिस पर आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर पा रहे हो और उनको ग्रैब कर पा रहे हो. अगर आपके डोमेन में फॉल करती है, शॉर्ट एनालिसिस करके आपके लिए सही बैठती है, तो आप उसको करते हो. समझ में आई बात. आगे, इट एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स. कोई भी अगर जो हमारा रिएक्टिव पोर्शन था स्ट्रैटेजी का, क्या उसमें हमारे को ये भी मदद करता है ऐसे तरह से भी कि कोई भी अगर मिस्टेक हो गई है, कोई पिटफॉल मतलब कोई भी अनइंटेंशनल या फिर अनएंटिसिपेटेड इवेंट कुछ हो गया ऐसा कि जंग हो गई, आपने किसी कंट्री में अभी इन्वेस्टमेंट करी थी, उसके बाद में वॉर हो गई, क्या अनएंटिसिपेटेड है. यस. आपका मेन मोटिव उस टाइम पे क्या रहेगा कि कैपिटल बचाना, अपने रिसोर्सेज को सेव. ठीक है. जो लगा दिया उसको बचाना, सेल हो ना हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. जो पैसे लगा दिए उसको बचाना, क्या उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे. यस. तो स्ट्रैटेजी मदद करता है हमारे को एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म. या वॉर भी छोड़ो, कोई और नया पार्टिसिपेंट एंटर कर गया, ठीक है, तो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स. It helps organization to avoid costly mistakes in the product market choice और invest. कि गलत प्रोडक्ट में घुस गए, ठीक है, जो कि आपके विजन से या फिर स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से, भाई आपको खाना बनाना नहीं आता पर आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, आपको खाने की ये भी की समझ नहीं, आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, सारी है. तो आपको लोगों को मैनेज करना नहीं आता और आपने लेटेस्ट से फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में घुस गए. एग्जांपल, किसने स्वॉट एनालिसिस नहीं, ठीक है. हाँ. तो अब स्वॉट एनालिसिस जो नहीं करते, क्या वो गलत बाद में कहते हैं कि यार भारी मिस्टेक हो गया. यस. तो अब स्वॉट एनालिसिस से या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से हमारे को ये कॉस्टली मिस्टेक्स बचाता है हमारी. ठीक है. फिर उसके बाद में इट हेल्प्स एनहेंस लॉन्गेविटी ऑफ द कंपनी. लॉन्गेविटी मतलब कि
लंबे समय तक हम बिजनेस में जिंदा रह सकते हैं। आप अपने अगर एसएम को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ समय तो अपनी किस्मत के भरोसे चल सकते हो, 5 साल 7 साल 10 साल आप चल जाओगे, लेकिन लॉन्ग रन में आप चाहते हो कि 4 जनरेशन तक मेरा बिजनेस चले, तो ऐसा होगा तब आप एसएम अप्लाई कर रहे हो, के बिना नहीं। ठीक है, जो अभी हमारे बिजनेसेस चल रहे हैं जैसे टाटा ग्रुप चल रहा है, वो क्या एसएम अप्लाई कर रहे होंगे? डेफिनेटली, तभी वो तीसरी चौथी जनरेशन है जो बिजनेस कर रहे हैं, तभी वो चल पा रहे हैं, अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट वुड फैसिलिटेट असिस्ट इन फाइटिंग फॉर सर्वाइवल एंड। अब देखो मेरे पास में कुल मिलाकर 7 पॉइंट निकले, इसमें से आपके पास में 5 या 6 पॉइंट तो आपको याद होने। ठीक है, अब एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या बातें निकल के आई, क्या क्या बातें हमारे पास में। सबसे पहला पॉइंट क्या था? इट गिव्स डायरेक्शन टू द कंपनी, किस चीज की डायरेक्शन देता है हमारे को? टू मूव अहेड, और उसमें क्या क्या बातें थी हमारे पास में? हाँ, टू अचीव गोल्स एंड मिशंस। ठीक है, अचीव करने के लिए, और हम ऐसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं जो कि इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, कि जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री में हो रहा है, उसके लिए आप प्रोएक्टिवली पहले से तैयार रहें। ठीक है, फिर उसके बाद में इट प्रोवाइड्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस। अब वो मेजर डिसीजन किस चीज के हो सकते हैं? रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। 3-4 बातें इस तरह की लिखकर आनी है एंड यू आर गुड टू। ठीक है, नेक्स्ट, इट सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर फेस फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटीज होने वाली हैं, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स होने वाले हैं, उसके लिए रेडी रहना, उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, फिर इट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, कि कोई भी कंपनीज के में कभी भी कोई इस तरह का इवेंट होता है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, शील्ड की तरह काम करता है, कि यस वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, तो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। इट हेल्प्स अस अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स होने से हमको बचाता है। और फिर एनहेंस द लॉन्गेविटी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी लंबे समय तक काम करती रहे और हमारी एक कोई कोर कॉम्पिटेंसीज या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये 8 पॉइंट है हमारे पास, 7 पॉइंट है हमारे पास। यस, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन आपको नाम में मार्क्स चाहिए या अपने नॉलेज? आपको मार्क्स चाहिए तो ये कीवर्ड लिखकर आने हैं, सीधी सी बात, जो मैंने कल भी बताया था। इंस्टीट्यूट वुड बी लुकिंग फॉर दीज पॉइंट्स। अगर आप वो पॉइंट लिखकर आओ तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत होगा, ठीक है, लेकिन बेटर क्या होगा, कि बेटर होगा कि आप यही पॉइंट्स लिखकर आओ, बिकॉज ये मैंने भी अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, मैं भी और बातें बोल सकता, लेकिन बातें वही लिखो ना जो इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है। आपका मेन मकसद क्या है? तो चलो है ये एक बात, लेकिन आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्लियरिंग द एग्जाम। तो उस गोल को दिमाग में रखते हुए अपने एक्शंस, ठीक है, चलो, तो ये 6-7 पॉइंट हमारे पास में बेनिफिट्स के। नेक्स्ट बात आती है लिमिटेशंस। कोई भी चीज के फायदे हैं तो क्या नुकसान भी होंगे? क्या कोई भी चीज ऐसी है जो परफेक्ट है? कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, एवरीथिंग हैज इट्स लिमिटेशंस। तो अब आपसे किस तरीके से पूछ सकता है कि लिमिटेशंस बताओ? यहाँ पे कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस एंड अचीव सक्सेस, कि ऐसा नहीं है कि एसएम सारे जो हर्डल्स हैं, सारी जो दिक्कतें हैं उनको पार पा लेती है और सक्सेस मिल जाती है। डिस्कस, क्या पूछना चाह रहा है आपसे? क्या लिमिटेशन ही पूछना चाह रहा है? कहीं पर भी वर्ड लिमिटेशन नहीं आया एक बार भी, ठीक है, हिंड्रेंसेस आ गया, हिंड्रेंसेस मतलब हर्डल्स होता है, ठीक है, कि आपके बिजनेसेस में हर्डल्स जितने भी आते हैं उनको पार पाने में ऐसा नहीं है कि एसएम हमेशा मदद करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, तो आपसे इवेंचुअली लिमिटेशन पूछना इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अब लिमिटेशन में क्या होगा, आपने पहले तो वही लाइन चिपका आ जानी है, the presence of SM cannot counter all hindrances and always achieve success. There are limitations to attach to SM and these are discussed below. ये हमारी limitation क्या क्या होगी? Environment is highly complex and turbulent. तब क्या है कि आज की डेट में जो हमारा environment है, इतने सारे players involved हैं, competitors involved है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी का बहुत मेजर रोल है, इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट को समझ पाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अब आज की डेट में लेटेस्ट से एआई आ गया है, एआई तो चलो अब तो फिर भी काफी इवॉल्व हो गया। मैं आज से 5 साल पहले आपसे पूछता कि व्हाट इज एआई,
हाउ वुड एआई इम्पैक्ट द इंडस्ट्री, क्या आप इजीली जज कर पाएंगे कि क्या होगा? क्या ये भी आपके दिमाग में हो सकता है कि यार एआई कैन बी अ बून आज से चलो रोबोटिक्स की बात करता हूँ, रोबोटिक्स फिर भी इवॉल्व हो रहा है। अगर भविष्य में आज से 10 साल बाद आपको रोबोट्स दिखाई देते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या दैट विल बी गुड फॉर द इंडस्ट्री और बैड फॉर द इंडस्ट्री? हाँ, कैसे? अब किस तरीके से किस किस इंडस्ट्री पे कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा, कैसे कैसे इंपैक्ट आएंगे, क्या जनता की रेजिस्टेंस आएगी, यस अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आपको फियर है कि इट विल क्रिएट जॉबलेसनेस इन द सोसाइटी, कि हमारे जॉब्स वो ले जाएंगे, विच इज द सेम केस विद द एआई ऑल्सो, एआई के साथ भी यही, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि भविष्य में जाकर किस तरीके से रोल प्ले करे। अब रोबोटिक्स हो गया, जैसे मूवीज में आप देखते हो कि रोबोट्स अगेंस्ट हो गए ह्यूमंस के, क्या ये पॉसिबल है कि एआई एंड रोबोटिक्स मिलके हमारे अगेंस्ट चले जाएं? यस। अब हो सकता है कि कल को गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके ले आए कि नहीं स्टॉप वर्किंग ऑन इट, या फिर इट हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन सर्टेन थिंग। अब क्या आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाने में ये पॉसिबल है कि आप भविष्य में देख पाओ कि क्या होगा एक्चुअल में? कि आपको तो एक स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको एक प्लान के तहत काम करना है। आप टॉप लेवल पे बैठे हुए हो, आपसे पूछ रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि ठीक है रोबोटिक्स करना है, किस फील्ड में करें, किस तरफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, कितना इन्वेस्ट करें, क्या हम मार्केटिंग के ऊपर खर्चा स्टार्ट कर दें, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के ऊपर स्टार्ट कर दें, क्या पता कि आपने रिसर्च करी एंड इवेंचुअली मटेरियलाइज ही नहीं हो पाई। क्या कुछ बातें ऐसी हैं जो आप सर्टेनली डिसाइड ही नहीं कर सकते कि भविष्य में क्या होगा? आप एक अनुमान लगा सकते हो कि यस ऐसा होगा, लेकिन क्या उसमें हमारे पास मिस्टेक हो सकती है? यस, ये एक लिमिटेशन है। ऐसे एसएम जोशी नहीं है, वो भविष्य नहीं बताएगा, आप एंटिसिपेट करते हो, प्रोएक्टिवली एंटिसिपेट करते हो और उसके हिसाब से काम करते हो। पर क्या वो गलत भी हो सकता है? यस, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड मोर ओवर साथ के साथ क्या ये समस्या भी है कि कॉम्पिटिटर भी अपनी कुछ स्ट्रैटेजी लगा रहा है? यस। अब देखो, so it is difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint how it will shape up in the future. ये बहुत कठिन है जान पाना, ठीक है। The organizational climate about its future shape may awfully go wrong, कि ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट जो है कि भविष्य में क्या होगा, क्या वो पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है? यस, वो पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है एंड jeopardize ऑल स्ट्रेटेजिक प्लान्स, मतलब बेकार कर देगा, तो नाबूद कर देगा सारे प्लान्स को, बेकार हो जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे सारे के सारे प्लान्स, अगर हमारी जो सोच है, जो हमारा फ्यूचर हमने जो देखा है वो अगर गलत हो गया, ठीक है। तो द एनवायरमेंट इफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन has to deal with suppliers, customers, government and other external factors. अब लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ और एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन कर, आपने सोचा था कि यार मैं चाइना से फलाना फलाना रॉ मटेरियल, ठीक है, फलाना फलाना सामान बनाऊंगा और उसको इवेंचुअली सेल कर दूं। अब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, चाइना से कोई इंपोर्ट नहीं, मेक इन इंडिया होगा, इंडिया में कोई बनाता ही नहीं होगा। बताओ, क्या आपके प्लान्स, क्या आपने सोचा था ऐसा 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 करके इट हैज अ वेरी गुड मार्केट इन द यूएस, इन अदर प्लेसेस, आपने ये एक बिजनेस सोचा था करने का, आपने उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई, यस आई विल, यू वेंट टू चाइना, आप अलग अलग लोगों के पास में गए, वहां पर उनके प्राइसेस पूछे, सब करी, आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, उसके हिसाब से काम कर रहे हो। अब कल को वॉर हो गई या कल को गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ गए, अब बताओ उसमें क्या करोगे? क्या पॉसिबल है कुछ भी कर पाना? नहीं। क्या ये चीज आप देख सकते थे, प्लान कर सकते थे, कर सकते थे? या कोई चीज ऐसी है जो आप यहाँ पर बना रहे हो अभी तक लीगल है, तो गवर्नमेंट ने इलीगल कर दी? बताओ, क्या आप कुछ कर सकते हो? जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने तो एक नई फैक्ट्री डाली थी उस सामान को बनाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट को बैन ही कर दिया। अब बताओ, क्या कुछ कर सकते हैं इस चीज में? ये चीज एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, आप इनको पिन पॉइंटेड वे में नहीं बता सकते कि क्या हो जाएगा। ज्योतिष नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आप एस्टिमेट करते हो और उसके बेसिस पर काम करते हो। क्या ये एक लिमिटेशन बन गई? यस। तो आपने इतनी बात लिख कर आने की एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, एंड इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप इन द, ठीक है। और अगर मेरा कोई एस्टिमेट गलत होता है, ठीक है, कि मेरा अनुमान जो भविष्य के बारे में था वो गलत हो गया, तो आपके जितने भी प्लान्स है इट विल बेसिकली रूइन ऑल द स्ट्रेटेजिक प्लान्स, ठीक है। फिर उसके बाद में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो आपके एग्जाम आ रहे हैं, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आपके पास में कितना समय बचा है? जनवरी चल रहा है, फेब, मार्च, अप्रैल, 3 महीने लगभग लगभग मोटा मोटी, आपने 1.5 महीना लगा दिया स्ट्रैटेजी बना, तो आपने 1.5 महीना या 1 महीना स्ट्रैटेजी बनाने में ही लगा।
आप बताओ क्या आप स्ट्रैटेजी लगा, चलो आपको समय, ठीक है, जरूरी है, आपने कहा कि नहीं एक स्ट्रैटेजी, ठोस स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है, इसके लिए समय लगे कोई बात नहीं, आपने समय लगाया और लगाते लगाते महीना भर, क्या आपका पर्पस डिफीट हो गया? आपके पास जहाँ 3 महीने थे वहां 2 महीने। अब अगर आप अपने सारे काम धंधे छोड़ के, बिजनेस के सारे बिजनेस छोड़ के स्ट्रैटेजी ही बना, तो क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या स्ट्रैटेजी बनाना अपने आप में बिजनेस सक्सेसफुल कर देगा क्या? तो स्ट्रैटेजी बनाना, आपने प्लान बना लिया, मैं 4 बार रिवाइज करूंगा, दैट इज सफिशिएंट इनफ कि आप एग्जाम में, क्या स्ट्रैटेजी बनाना ही काफी है आपके बिजनेस को? स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रैटेजी क्राफ्टिंग। स्ट्रैटेजी को बनाने से ज्यादा जरूरी क्या है? उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना, और उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में क्या डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। यस, अब अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली स्ट्रैटेजी बनाने बैठ गए हैं, क्या ये एक लिमिटेशन नहीं होगी? यस और नो, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको देखो कितने सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कितने सारी चीजों को, फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक स्ट्रैटेजी बनानी है, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन्वॉल्व है। तो क्या एक अच्छा समय लगाकर किया जाएगा? यस, तो क्या ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया? और इसी के साथ में लिमिटेशन एक और आएगी, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। क्या कॉस्टली भी होगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या छोटा मोटा बिजनेस, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू हैव एक्सपर्ट्स, कि हाँ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ चल रहा है तो क्या आपको उसकी एक्सपर्ट चाहिए, कि हाँ क्या चेंजेस चल रहे हैं, क्या नई बातें चल रही हैं, और उसको डेवलप करने के लिए क्या नए नए इंजीनियर्स चाहिएंगे, कि आप किसी दूसरी कंपनी से तोड़ के लाओगे या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से लेकर आओगे, विच विल रिक्वायर, दे विल आस्क फॉर गुड सैलरी, ठीक है, उनके लिए गुड कॉस्ट लगेगी। क्या इट इज अ कॉस्टली अफेयर? कॉस्टली थिंग। तो देखो, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजीज दैट मे इम्पीड, इम्पीड मतलब हैम्पर, ठीक है, इट मे हैम्पर डेली ऑपरेशंस एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट द रूटीन, रूटीन बिजनेस को ये बिगाड़ देगा, कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं डेली के काम नहीं कर पा रहा, लेकिन स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी हो जाती है, मल्टीनेशनल हो जाती है, कि कोई भी एक विजन तय किया या कोई भी एक स्ट्रैटेजी तय करी, कम्युनिकेट करने में ही बतेरा समय लगता है, समझाना, कम्युनिकेट करना, उनको रेडी करना, इट माइट टेक 6 months टाइम, कि हाँ मेरी एक एमएनसी है जो कि 8 कंट्रीज में काम करती है, अक्रॉस द ग्लोब काम करती है, अब उनके यहाँ पर 1 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं, क्या टॉप लेवल से लेके लास्ट एम्प्लॉय तक सबको वो स्ट्रैटेजी कम्युनिकेट करनी है? यस, इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरीवन ऑन देयर रेस्पेक्टिव लेवल्स, को उनके लेवल के हिसाब से बात बतानी, कि हाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट तय किया कि यस वी विल बी एंटरिंग इन द टेलीकॉम बिजनेस, ठीक है, एंड वी वांट टू कैप्चर 20% मार्केट शेयर इन नेक्स्ट 5 years, ये उन्होंने गोल तय कर दिया। अब क्या उस चीज को लास्ट पर्सन तक लेकर जाना पड़ेगा, कि भाई तेरे को आज के कितने क्या कहते हैं कनेक्शंस लग, क्या ये लास्ट लेवल तक गोल बताना पड़ेगा? अब आपने एक छोटा सा जो आपके घर पे कनेक्शन लगाने आता है उसको बता दिया कि कंपनी 20% मार्केट शेयर चाहती है, बढ़िया है, ठीक है, मेरे को तो मेरी सैलरी मिलनी चाहिए, उसको क्या इतनी बात समझ में भी आएगी? नहीं आएगी। उसको उसके लेवल तक लाकर एनालाइज करके गोल्स निकाल के समझाना, स्ट्रैटेजी विजन क्या है, ठीक है, क्या गोल है उसका, उसमें क्या टाइम लगता है? यस, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस विच में इम्पैक्ट अवर रूटीन बिजनेस, ठीक है। प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग आर इंपॉर्टेंट, बट पुटिंग देम इन एक्शन इज वेयर द एक्चुअल सक्सेस लाइज। कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाना इज वन थिंग, लेकिन जहां पर सही सक्सेस मिलेगी वो क्या है उसको, ये क्या आपकी लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल, एसएम क्या आपकी लाइफ के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल? अब आप यूजुअली क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप प्लान बनाते हो, प्लान बनाने में भी प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हो, आज नहीं कल बनाएंगे, कल नहीं परसों बनाएंगे, प्लान बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। आपने जो भी प्लान बनाया, पता है जरूरी नहीं है कि आपका प्लान परफेक्ट हो, लेकिन अगर आप उस प्लान के तहत काम करते हो, ठीक है, तो आपका प्लान परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट कर, उसकी तरफ मूव कर रहे हो। मूव वन स्टेप एट अ टाइम, आप धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करो, यू विल स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट सीइंग द, आपको दिखने लगेगा कि हाँ कहाँ फ्लॉज है, कैसे कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी को प्रूव करना है, ठीक है। चलो, क्या ये एक कॉस्टली प्रोसेस है? यस, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। द SM adds a lot of expenses to an organization. Expert strategic planners need to be engaged. Efforts are to be made for analysis of external and internal environment, devise strategies and properly implement. इन सब कामों को करने के लिए क्या एक कॉस्ट इन्वॉल्व है? कॉस्ट इन्वॉल्व, इसीलिए क्या SM एक कॉस्टली अफेयर है? यस, कॉस्टली प्रोसेस।
फिर फोर्थ लिमिटेशन आती है, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स। कॉम्पिटिटर किस हिसाब से काम करेगा ये हम पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। कॉम्पिटिटर एग्जैक्टली क्या करेगा आइडिया तो लग जाता है हमारे को, बट कॉम्पिटिटर ये भी बहुत क्लोजली गार्डेड सीक्रेट होता है। कोई भी कंपनी अपना क्या रिसर्च कर रही है किसी को भी नहीं बताती है, एंड दिस इज मोस्टली नोन टू कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक ही पता होता है, टॉप सीक्रेट होता है। ठीक है, किसी को पता नहीं होता है कि कंपनी क्या चीजें कर रही है, क्यों, लीक हो गया तो। ठीक है, कॉर्पोरेट एस्पियोनाज होते हैं। क्या होता है हमारे पास में कि प्रॉपर आप एक मूवी देखना, कॉर्पोरेट ही थी, मैं मूवी कल को देख के बताऊं, उसमें प्रॉपरली क्या होता है कि जैसे इंडिया क्या करती है, इंडिया पाकिस्तान क्या करते हैं बेसिक, क्या चाहते हैं वो, क्या वो दूसरे कंपनी में अपने दूसरे कंट्री में अपने स्पाइस भेजते हैं ताकि उनकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर आए। इसी तरीके से कंपनीज करती हैं, कंपनी स्पाइस भेजते हैं अपने दूसरे कंपनीज में एज एम्प्लॉयज बनाकर, सो दैट कि वो जो की इंफॉर्मेशन है टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेकर आए। तो अब ये यूजुअली बहुत क्लोजली गार्डेड सीक्रेट होता है, किसी को बताते नहीं है कि क्या कंपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे काम कर रही है। एप्पल आज के डेट में क्या काम कर रही है, क्या सैमसंग को किसी को पता होगा, एक वेग आइडिया होगा लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता होगा, तो कोई भी नहीं चाहता, एवरीबडी वांट्स अ कॉम्पिटिटिव एज। अगर सबको पता चल जाएगा तो कहाँ पर एज रहेगी। तो अब हमें नहीं पता कॉम्पिटिटर का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, क्या ये भी एक लिमिटेशन होगी, यस और नो। अब आप हो रेडियो कंपनी, आप प्लान कर रहे हो कि यार मैं तो अपने पास में वो बनाऊंगा, हेडफोन्स बनाता हूँ मैं, हेडफोन्स 3.5 mm जैक के हिसाब से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके, क्या आप ये बना रहे हो कि यार अब ना हम 3.5 mm जैक के हिसाब से काम करेंगे, इस तरह से नई टेक्नोलॉजी। एप्पल ने 3.5 mm जैक है, बताओ क्या ये एक कॉम्पिटिटर ने क्या काम करेगा, क्या आपके लिए एक हर्डल हो गया, ये आपको नहीं पता कि आपका कॉम्पिटिटर क्या करेगा जो कि एक सिंक में आपके साथ में है। ठीक है, एप्पल ने वो हटा दिया, या फिर क्या बात करते हैं कि जो आपके ईयरबड्स आ गए, अब आप तो बना रहे हो वायर्ड वाले लेकिन उन्होंने वायर हटा दिए, क्या ये भी आपके लिए एक चैलेंज हो गया कि आप फोर्स नहीं कर पाए। तो आप नहीं एग्जैक्टली बता सकते कि कॉम्पिटिटर क्या करेगा, आपको उसके हिसाब से फिर बाद में एडजस्ट करना पड़े। It in competitive scenario where all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive response to firm strategy. ठीक है, रिमूवल ऑफ 3.5 mm ऑडियो जैक फ्रॉम आईफोन्स बाय एप्पल, ये एक एग्जांपल हो गया इस बात का कि कॉम्पिटिटर क्या काम करेगा। तो लिमिटेशन में क्या क्या बात निकल के हमारे पास में, सबसे पहले एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। ठीक है, कि बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसीलिए हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि किस तरीके से शेप अप करेगा हमारा फ्यूचर, और अगर उस एस्टिमेट में कोई भी गड़बड़ी हो गई, मिस कैलकुलेशन हो गई, तो क्या हमारे सारे के सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे। एक लिमिटेशन तो ये होगी। दूसरी, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, it takes a lot of time to develop a strategy, to communicate that strategy across the organization, which might impede या which might impact adversely our day to day business operations, हमारे day to day business impact आ जाएगा। और फिर साथ में लगाओगे, लिख के आओगे कि कॉस्टली अफेयर तो है ही, उसी वाले पॉइंट में आप लिख कर आओगे कि क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट बट एक्चुअल सक्सेस लाइज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट स्ट्रैटेजी। ठीक है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से ही हमारे सक्सेस मिलेगी। फिर इसके बाद में इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, costly process because it involves scanning the environment both internal and external, and it involves की strategic manager, basically strategic analysis, strategies को हम हायर करते हैं to prepare our strategy। ठीक है, तो वो भी एक costly। and lastly it is difficult to estimate competitors risk, competitor क्या एक्शन लेगा ये हमारे लिए अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और जो कॉम्पिटिटर एक्शन लेगा वो डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट लाएगा और जो हमारी स्ट्रैटेजीज पर भी इम्पैक्ट लाएगा। क्लियर, चलो अब बात करते हैं। आपसे पूछ सकता है भाई इतनी ही कमियां हैं एसएम करते ही क्यों हैं, तो अगर इतनी कमियां हैं तो एसएम करते ही क्यों हैं, वहां पर हमको बोल कर आना है, एडवांटेजेस तो बता देना लेकिन उसके साथ में बोल के आना है कि भले ही कितनी खामियां हो इसमें फिर भी इसकी जो अच्छाइयां हैं वो इसकी ज्यादा है। क्या ऐसी बात है, क्या एसएम एक तरफ सोचो ना कि भाई कमियां हैं आपने एसएम को छोड़ दिया, क्या आपको डूबते को तिनके के सहारे वाली बात है कि कमियां हैं ठीक है लेकिन फिर भी क्या उसके एडवांटेजेस उससे ज्यादा हैं उसकी लिमिटेशन से। यस, तो आपने इस तरह की बात लिख कर आनी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, सारी बातें बोल दी आप, टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है, टर्बुलेंट है, आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते, तो येट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू इंडल्ज इनटू इट, बाय
because even though it has its limitation, its importance outweighs its shortcomings. A business cannot operate and succeed without proper strategic management. ये बात लिख के आना बहुत जरूरी है, और डिपेंडिंग अपॉन कि कितने वेटेज का क्वेश्चन आपको साथ में फिर आप एडवांटेज लिख, इसकी एडवांटेज, ठीक है। चलो, तो हमने आज पढ़ा बेसिकली, अभी हमने क्या बात करी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस और एडवांटेजेस की। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है इंटेंट, ये पूछ रहा हूँ। इंटेंशन, इंटेंशन क्या मतलब, इंटेंशन का मतलब क्या होता है? वो हम करना चाहते हैं, ठीक है। इंटेंशन क्या है? जो हम करना चाहते हैं, क्यों हम करना चाहते हैं, रादर मोर इंपॉर्टेंट इज क्यों हम करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि सामने वाले की इंटेंशन अच्छी है, तो क्या वो एक अच्छे मोटिव के साथ में करना चाह रहा है या खराब मोटिव के साथ में, क्यों करना चाह रहे हैं, दैट इज इंटेंशन। वहीं से आता है मेरे पास में स्ट्रेटेजिक इंटेंट, कि कंपनी अगर कुछ कर रही है, कर रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये चीजों का जवाब हमारे को किससे मिलता है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ठीक है। और इसी चीज को बताओ, ये चीज हमको कहां देखने को मिल रही थी, कंपनी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्या विजन हमारे को वही चीज बताता था कि क्यों करना है हमारे को ये काम। मैं क्यों कर रहा हूँ ओला उबर का काम, ओला उबर क्यों चला रहा हूँ मैं कंपनी, क्योंकि मेरे को मोबिलिटी इंप्रूव करनी है, कस्टमर्स कंज्यूमर्स की मोबिलिटी इंप्रूव करनी है, ठीक है। नोकिया का टैगलाइन थी कनेक्टिंग पीपल, वो क्या चाहते थे? टू कनेक्ट पीपल मोर इजीली। क्या वो एक विजन को दर्शाता होगा उनके? यस, कहीं पर भी फोन नहीं बोला उन्होंने, दे वांट टू कनेक्ट पीपल, ठीक है। तो अब कनेक्ट करने के लिए क्या उनका एक विजन था, क्या उससे उनकी वो इंटेंशन से उनकी डेवलप हुआ था? यस, उनकी इंटेंशन से डेवलप हुआ था कि उनका विजन क्या है। तो देखो, strategic management is defined as dynamic process of formulating, implementation, evaluation and control of strategies to realize organizations strategic intent, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी कहां से आएंगे? आपके इंटेंट से ही आएंगे, ठीक है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक इंटेंट को अचीव करना चाहते हो। अब क्या होता है स्ट्रेटेजिक? स्ट्रेटेजिक इंटेंट रेफर्स टू द पर्पस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। किस काम के लिए कंपनी जो भी काम कर रही है, क्यों कर रही है, क्या पर्पस है, क्या मकसद है काम करने, ठीक है। फॉर सीनियर मैनेजर, फॉर सीनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स के लिए मकसद बता दे कि कम क्यों हम ये काम कर रहे हैं। मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू, व्हाई दे वांट टू डू इट। ये बातें, ये क्वेश्चंस के जवाब मिलने जरूरी, और जो जवाब आपको मिलेंगे दैट इज द स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या हमारी मंशा है, क्या हमारी इंटेंट। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन द फ्यूचर। स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड एज फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक फिलोसफी बताता है, ठीक है। ये बताता है कि कंपनी की अप्रोच क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। इट इंप्लाइज द पर्पस विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर्स टू अचीव। किस पर्पस के लिए हम काम कर रहे हैं। अब स्ट्रेटेजिक इंटेंट किस चीज में दिखती है? हमारी विजन और मिशन में, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एट द कॉर्पोरेट लेवल। जो हमारा विजन है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे दादाजी ने सपना देखा था कि हम इंडिया में हर जगह मोबाइल फोन होना चाहिए, मतलब हर जगह लोग इजीली किसी से भी बात करना चाहते हैं। अब भाई पहले क्या होता था, पहले के जमाने का आप उस तरह से सोचो, 70s के लोग 80s के लोग क्या सोचते होंगे कि भाई कोई इमरजेंसी हो गई, अब किसी को बुलाना है, कम्युनिकेट करना है, तो चिट्ठी भेजो, 2 दिन में वो चिट्ठी आएगी। 2 दिन इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, 2 दिन में चिट्ठी पहुंची है, फिर वो बंदा चलेगा वहां से, 5 दिन में, हफ्ते भर में आएगा। अब ये एक क्या एक अपॉर्चुनिटी या एक प्रॉब्लम न समझ भाई। अब उन्होंने अपना विजन बनाया कि वी वांट टू कनेक्ट पीपल इजीली, कि लोग कनेक्ट हो सके। अगर किसी को कुछ जानकारी देनी है तो वो हाथ के हाथ रियल टाइम बेसिस पर। क्या ये एक विजन? ठीक है, ये एक विजन हो गया। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। अब वो विजन अचीव करने के लिए आपके पास में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप फोन बनाओ, चाहे आप ईमेल बनाओ, ठीक है। जिसने भी बनाया होगा, क्या सारे गोल्स उससे भी सॉल्व हो रहे हैं? यस, आपने व्हाट्सएप बनाया या आपने फास्ट ट्रैवलिंग नेटवर्क बनाया, ठीक है। आप ट्रेन में बैठे चले गए, हाई स्पीड रेल्स आ गई आपके पास, क्या ये भी एक संसाधन है हमारे पास में अपना विजन अचीव करने के लिए? यस। अब कंपनी मिशन बनाएगी कि वो क्या करते हैं। बेसिकली इंटेंशन से हमारे पास में निकल के आता है कि विजन और मिशन क्या है। जो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एट कॉर्पोरेट लेवल। बड़े लेवल पे हमारे को ये गोल उनके दिमाग में होता है। इट कुड बी एक्सप्रेस्ड एज बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल एट बिजनेस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
अब बिजनेस डेफिनेशन क्या हो गया कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, क्या क्या बिजनेसेस हम करेंगे, क्या क्या डिविजन्स हम लेंगे, तो कौन से बिजनेस हम, क्या ये भी इंटेंट बताता है। भाई जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बैठा दी जो कि एक व्हाट्सएप जैसा कुछ हो गया, ठीक है, एक टेलीफोन जैसा कुछ हो गया, टेलीकॉम हो गया, क्या ये सब मेरे अलग अलग बिजनेसेस हो, यस, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल कैसा रहेगा, किस तरह के बिजनेसेस आप करेंगे, वो बिजनेस लेवल पर होगी। तो क्या इंटेंट समझ में आया कि क्यों कंपनी कुछ करना चाहती है, क्या पर्पस है कंपनी का करने का जो भी वो कर रही। और स्ट्रेटेजिक इंटेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे पास में विजन मिशन होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो कंपोनेंट क्या हो गया स्ट्रेटेजिक इंटेंट के, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू सिस्टम, ठीक है। ये चार बातें हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर, उसके कंपोनेंट। विजन और मिशन में आप थोड़ा सा आप जान चुके हैं, कल से हम बात कर रहे हैं विजन और मिशन की। विजन और मिशन होते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और एक वैल्यू सिस्टम होता है। वैल्यू सिस्टम के अंदर ही हम सारा काम करते हैं, एक सर्टेन वैल्यूज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, और उसी वैल्यू के बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजिक इंटेंट बिल्ड करेंगे, और वहीं से हमारे पास में विजन निकल कर आएगा, फिर वहीं से हमारे पास में मिशन निकल कर आएगा, और उसी मिशन के बेसिस पर हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स थे। तो देखो जो डायग्राम है मेरे पास, क्या वैल्यू सिस्टम के अंदर ही मेरे पास में इंटेंट आ रही है, फिर विजन आ गया, फिर मिशन आ गया, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव निकल गया। तो यहीं से ही हमारी स्प्रेड आउट हो रही है बाकी चीजें, ठीक है। पहले हमारे पास में वैल्यू सिस्टम है, उसी के अंदर हमारी इंटेंट है, उससे उभर के आया हमारा विजन, उससे उभर के आया हमारा मिशन, और फिर आया हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो कि चार कंपोनेंट्स है मेरे या किस चीज के, स्ट्रेटेजिक। चलो विजन की बात करते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक विजन भी इसको बोलते हैं। विजन क्या होता है, विजन एक सपना है। विजन बेसिकली क्या है, एक सपना है कि मैं अपनी कंपनी को किस तरीके से देखना चाहता हूं भविष्य में। मैं एक गुड पिक्चर, एक हैप्पी पिक्चर, एक रोजी पिक्चर देखना चाहता हूं कि बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो कि मेरी कंपनी कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी विजन स्टेटमेंट होगी वो बहुत मोटिवेटिंग होगी, बहुत सब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। क्यों है ये, मैं अपना सपना देख, भविष्य में मैं एज अ कंपनी कैसा बनना चाहता हूं, ठीक है। तो वो हमारा विजन है। तो विजन क्या है, विजन इंप्लाइज ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट, ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, कि कंपनी के फ्यूचर पोजीशन, कंपनी अपने आप को भविष्य कैसा देखना चाहती है, का एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, कंपनी कहां पर पहुंचना चाहती है, दैट इज व्हाट, ठीक है। फिर कह रहा है इट डिपिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस एस्पिरेशंस एंड प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लुक लाइक इन द फ्यूचर, कि किस तरीके से कंपनी दिखेगी भविष्य में, वो एक विजन स्टेटमेंट, ठीक है। कंपनी की एस्पिरेशंस क्या है, आई वांट टू बी द नंबर 1 कंपनी इन ऑटोमोबाइल सेक्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या है, एक विजन स्टेटमेंट है कि मैं बेस्ट इन क्लास इंजन बनाना चाहता हूँ, फास्टेस्ट कार जो कि हमारे को फ्यूल एफिशिएंट एंड फास्ट मोबिलिटी दे। तो ये क्या है, एक विजन है कि मैं वर्ल्ड की नंबर 1 बेस्ट एफिशिएंट फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल बनाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। ये क्या है, विजन हो गया, ठीक है, एस्पिरेशन होगी, एंड इट प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन द फ्यूचर। स्ट्रेटेजिक विजन इज अ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, ये डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट है कि मेरी चाहत है कि मेरा फ्यूचर स्टेट ऐसा हो, ठीक है, सपना है मेरा, ठीक है। एट विच अ कंपनी होप्स टू अराइव, जहां पर कंपनी उम्मीद करती है कि वो, इसेंशियली द स्ट्रेटेजिक एम ऑफ द कॉर्पोरेशन, ये स्ट्रेटेजिक एम भी है कि हमारा मकसद है वहां तक पहुंच पाना। इट इज इमेजिनेटिव पिक्चर ऑफ फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ फर्म विशेष टू, एक सोची सोचाई एक हवाई दुनिया है जहां पर हमने सोचना है कहां पर पहुंच। अब देखो स्ट्रेटेजिक विजन 10 पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, चार्ट्स अ स्ट्रेटेजिक पाथ टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर एंड मोल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी, कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम पॉइंट आउट करते हैं जो डायरेक्शन में हमको मूव, किस पाथ पे हमको मूव करना है, और क्या हम, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहा है अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड विजन कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट्स एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर। अब देखो आप शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक में वो कभी कभी पूछते हैं, तो बेसिकली कंटेस्टेंट्स आते हैं कि आपका विजन क्या है, कहाँ देखते हो अपनी कंपनी 5 साल बाद, क्यों पूछते हैं, पूछते हैं वो शार्क्स क्यों पूछते हैं, भाई बेसिकली जो कंटेस्टेंट्स आए हैं क्या वो उनके पैसे लेने आए हैं, यस। अब आप विजन स्टेटमेंट क्यों बनाते हो,
जिस तरीके से आप इंस्पायर्ड हो उस पर्टिकुलर विजन स्टेटमेंट से, जो सपना बेसिकली आप देख रहे हो वो सपना आप सामने वाले कि भाई मैं जो देख पा रहा हूं, क्या आप भी वो देख पाएंगे, उसके लिए आप विजन स्टेटमेंट बनाते हो। अब जब आप स्टेक होल्डर्स को वो बात समझा पाओगे, आप बोल पाओगे कि भाई मेरा सपना ये है कि मैं बेस्ट इन क्लास ईवी इंजन बनाऊं, ठीक है, जो कि हमारे पास में ईवी से चलेगा बेसिकली, एंड उसकी बैटरी कभी भी चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, कुछ तरह की इस तरह की आप टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हो। अब आपका ये एक विजन है, तो आप क्या यही विजन सामने वाले स्टेक होल्डर को दिखाओगे, वो दिखाना चाहो कि भाई मेरा ये सपना है, और चाहोगे कि वो भी आपके सपने से अग्री करे, तभी तो वो आप में तभी तो कोई कस्टमर आपके साथ में जुड़ेगा। स्टेक होल्डर छोड़ो, जो आपका जो इन्वेस्टर है वो छोड़ो, कस्टमर ही आपके विजन से अग्री नहीं करता, तो क्या आपका सामान बिकेगा? विजन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि क्लियरली आर्टिकुलेटेड हो, कि सामने वाले को पढ़ के समझ में आए। मैंने विजन रख दिया, आई वांट टू बी द बेस्ट कंपनी, क्या करते हैं, कैसे करना है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हो, क्या कुछ भी समझ, क्या ये एक वेल आर्टिकुलेटेड विजन स्टेटमेंट है? नहीं। मैं अगर बोलता हूं कि आई वांट टू बी द बेस्ट कंपनी इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर विच वांट्स टू इंप्रूव द मोबिलिटी ऑफ द कस्टमर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या यहाँ पर थोड़ी सी और क्लैरिटी आई है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, विजन स्टेटमेंट हमारा वो बात है कि मेरा वेल आर्टिकुलेटेड होना चाहिए, जो कि इंस्पायर करे, जो कंपनी की एस्पिरेशंस है वो स्टेक होल्डर्स को भी समझ में आए। कह रहे स्ट्रेटेजिक विजन पॉइंट्स आउट द पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक पाथ, अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट्स एस्पिरेशंस टू द स्टेक होल्डर्स, जो मैनेजमेंट की इच्छा है वो एस्पिरेशन स्टेक होल्डर्स आती है, एंड हेल्प शेयर द एनर्जीज ऑफ कंपनी पर्सनल इन अ कॉमन डायरेक्शन, क्या कंपनी के एम्प्लॉयज को, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या उनको भी मोटिवेट करती है? भाई हर कोई को, हर किसी को एक मिशन दिखेगा, ठीक है, कि हमारा ये विजन है, हमारा ये मिशन है, हमको ये हासिल करना है, क्या सारे के सारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे उसकी तरफ काम करने के लिए? यस। अब अगर आपका विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट क्लियर ही नहीं है, क्या हर एम्प्लॉय अपने अपने हिसाब से मतलब चलेगा उसका? यस, और अपने अपने मतलब के हिसाब से काम करेगा, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। तो विजन स्टेटमेंट हमारे को मदद करता है कि अपने एम्प्लॉयज को, अपने पर्सनल को एक स्टीयर करे, उनकी एनर्जीज को एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसी से निकल के आता है कि क्या इसेंशियल बातें होनी चाहिए। विजन स्टेटमेंट पहले बताओ हो क्या गया, व्हाट इज द विजन स्टेटमेंट? द ड्रीम, द ब्लूप्रिंट ऑफ, हर जगह गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव घुसा दो, काम फिट हो जाएगा, हर जगह गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव निकाल। हाँ, विजन से निकल के आते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, विजन से ट्रिकल डाउन होके आएंगे। अभी मिशन समझाऊंगा तो और पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। पर ट्राई करो, क्या था, इट इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, प्रिंट था, ब्लूप्रिंट, और कहाँ पे था, पर था तौर पे। हाँ हाँ, स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन, ठीक है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट था जहां पर हमारे को फलाना 5 चीजें थी। यहाँ पर क्या है, इट इज अ लॉन्ग रेंज, इट इज अ ब्लूप्रिंट विच डिपिक्ट्स फ्यूचर पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी कहां पर पहुंचना चाहती है, ठीक है। इट टेल्स द एस्पिरेशंस ऑफ द कंपनी, इट इट प्रेडिक्ट्स, इट शोज अ इमेजिनेटिव पिक्चर ऑफ द कंपनी वेयर इट वांट्स टू बी इन द फ्यूचर, भविष्य में कहां पहुंचना चाहते हो वो विजन, ठीक है। वेयर यू वांट टू बी इज विजन, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो क्या क्या बातें होनी चाहिए एक विजन स्टेटमेंट जो आप बना रहे हो, विजन आप बना रहे हो, तो उसमें क्या चीजें जरूरी हैं, होनी जरूरी। इट शुड बी वेल आर्टिकुलेटेड, सही से वर्डिंग उसकी होनी चाहिए, सही से बनी हुई होनी चाहिए, कि सामने वाले पढ़ के समझ कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है। एंड इट शुड क्रिएट एंथुजियाज्म, मोटिवेट करना चाहिए लोगों को कि यस यू ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। इस तरीके से आपकी विजन स्टेटमेंट बनी हुई होनी चाहिए among the members of the organization। तो पहला essential characteristic, essential requirement क्या हो गई हमारे पास में, कि it should be well articulated, well articulated मतलब it should be well worded, well framed, ठीक है। and it should create, it should imbibe enthusiasm in the employees, in the personnel of the company। अब enthusiasm समझ नहीं आता तो आप बोल दो motivate करना चाहते, it should be able to motivate the employees of the company, ठीक है। फिर कह रहे हैं it should illuminate the direction in which the organization is headed, आपको डायरेक्शन, जो सामने वाला बंदा विजन स्टेटमेंट पढ़ता है, ठीक
ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या, किस फील्ड में हो, क्या करना चाह रहे हो। एक सेकंड रुको, लैग कर रही है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी एक कंपनी की विजन स्टेटमेंट है, ठीक है, ये विजन स्टेटमेंट है। मैं आपको बोलता हूं कि इसे पढ़ो, इस वाले पार्ट को, और बताओ कि कंपनी किस फील्ड में है, क्या करना चाहती है। कह रहा है कि टू बी पैशनेट इन एंटिसिपेटिंग एंड प्रोवाइडिंग बेस्ट व्हीकल्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट एक्साइट आवर कस्टमर्स ग्लोबली। ये क्या है? किसी एक कंपनी की विजन स्टेटमेंट है। क्या आप बता सकते हो, मैंने नहीं बताया कंपनी का नाम, क्या आप बता सकते हो कि कंपनी क्या करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? क्या आप बता सकते हो कंपनी किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी? क्या वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होगी, कि कुछ व्हीकल्स बना रही होगी? अभी नहीं पता क्या व्हीकल्स बना रही होगी, क्या कहते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स बना रही होगी या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बना रही होगी, नहीं पता, बट हाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर से एसोसिएटेड होगी। ठीक है, क्या आपको डायरेक्शन पता चली विजन स्टेटमेंट पढ़ के? यस, तो विजन स्टेटमेंट डायरेक्शन बतानी चाहिए कि किस डायरेक्शन में कंपनी मूव कर रही है। ये जो विजन स्टेटमेंट थी टाटा मोटर्स की थी, ठीक है, टाटा मोटर्स की विजन स्टेटमेंट है। उसी तरीके से देखो एचडीएफसी बैंक की विजन स्टेटमेंट क्या बताती है हमारे को कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। to be the most preferred and trusted bank serving the diverse needs of our customer, employees and stakeholders while contributing to the well-being of the society। लॉन्ग रन में ये करते हुए देखना चाहते हैं अपनी कंपनी को। क्या आप बता सकते हो कि कंपनी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? क्या ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, जिसके थ्रू वो कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं, ये कस्टमर्स की, स्टेक होल्डर्स की, पब्लिक की, सब चीज की सेवा करना चाहते हैं। तो क्या आपको डायरेक्शन पता चल रही है? यस, अ विजन स्टेटमेंट शुड बी सच कि वहां से आपका जो डायरेक्शन है, कंपनी किस राह पर चल रही है, वो पता। ठीक है, देखो यहाँ पर वही बात यहाँ पर कि इट शुड क्लियरली इल्यूमिनेट द डायरेक्शन। इल्यूमिनेट मतलब कि साफ दिखाए कि किस रास्ते पर कंपनी मूव कर रही है, इन द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन हेडेड। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट, फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज अ एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। क्या यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जिसको विजन स्टेटमेंट बनाना है, क्या उसको क्रिएटिव होना पड़ेगा? क्या आप किसी दूसरी कंपनी की विजन स्टेटमेंट पेस्ट मार सकते? क्या ये यूनिक होनी चाहिए? क्या आपको अपने जो सोच है उसको वर्ड्स में उतारना पड़ेगा? यस, और जिसमें आपकी एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि कैसे ये एक गुड बिजनेस भी है वो भी दर्शाना चाहिए, और आपकी गुड इंटेंशन भी नजर में आनी। वो दोनों चीजें आपको एक स्टेटमेंट में दर्शानी है कि जो आप सपना देख रहे हो उसको आर्टिकुलेट करना है वर्ड्स। क्या दिस रिक्वायर्स क्रिएटिव स्किल्स? यस, तो इसीलिए इट इज अ एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ये वर्ड आपको याद करना, ठीक है, इट हैज टू बी एन एक्सरसाइज, इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट बात आता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन रिक्वायर्स क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिवली आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। जो भी आपका विजन है दैट हैज टू बी यूनिक टू योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपने सामने वाले का देखा उसने दा चेंज किया और आपने अपना विजन बना लिया। इट हैज टू बी यूनिक टू, ठीक है, एंड हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। कि हमारा जो विजन है इट शुड, यू शुड थिंक क्रिएटिवली फॉर प्रिपेयरिंग दैट विजन। तो क्या क्या इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? इट शुड बी वेल आर्टिकुलेटेड एंड इट शुड क्रिएट एंथुजियाज्म या फिर मोटिवेशन इन द पर्सनल। उसके बाद में इट शुड इल्यूमिनेट द डायरेक्शन इन विच द कंपनी वांट्स टू मूव, ठीक है, एंड इट इज इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक विजन रिक्वायर्स थिंकिंग क्रिएटिवली। कि आपको क्रिएटिवली सोचना है, किस तरीके से आपकी जो सोच है आप उतार सको, एंड अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। ये था मेरा विजन, ठीक है, ये विजन था जो कि पार्ट था किस चीज का? स्ट्रेटेजिक इंटेंट का। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या था? प्रिंट विजन में और स्ट्रेटेजी, what the company wants to be, more importantly why the company certain thing that they are doing. Basically it tells you the purpose for which the company is doing, purpose which company wants to attain। किस purpose के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो हमारे को कैसे पता चलता है? हमारी strategic intent से पता चलता है। and strategic intent can be in the form of vision and mission।
विजन और मिशन स्टेटमेंट से कंपनी की स्ट्रेटेजिक इंटेंट पता चलती है कि क्या इंटेंशन है। क्या आपको टाटा मोटर्स की विजन स्टेटमेंट पढ़ के पता चल रहा था कि कंपनी की इंटेंशन क्या है? यस, कि वो व्हीकल्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं बेस्ट इन क्लास, ग्लोबली उनके बेस्ट व्हीकल्स। ये कंपनी की इंटेंशन है। ठीक है, क्या आपसे उसी से ही विजन स्टेटमेंट से आपके निकल गया है कि कंपनी की इंटेंशन क्या है? वो आज की डेट में गाड़ियों का, अब आप वो ट्रैक्टर्स में भी हैं, वो रिटेल जो आपके जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो भी बनाते हैं, तो क्या अपने विजन स्टेटमेंट के सिंक में है? यस। अब उन्होंने लैंड रोवर के साथ में उन्होंने मर्जर किया था, अपना क्या कहते हैं, अपना जेवी किया था, तो क्या वो भी उनके विजन स्टेटमेंट से सिंक में था? यस। तो अब जो भी काम वो कर रहे हैं वो क्या एक पर्पस ड्रिवन कर रहे हैं काम? ठीक है। नेक्स्ट आता है मिशन। विजन क्या बताता है कि भविष्य में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। मिशन क्या है, आज हम क्या कर रहे हैं। मिशन ये बताता है कि आज हम क्या कर रहे हैं और कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं। क्या विजन और मिशन सिंक में होने चाहिए? यस और नो? यस, विजन और मिशन सिंक में होने चाहिए। आप करना तो चाहते हो टेलीकॉम सेक्टर में काम, आप बनना तो चाहते हो बेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन द वर्ल्ड, और आप बना रहे हो गाड़ियां। क्या आपके विजन और मिशन सिंक में है? आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी होते हुए टाटा मोटर्स अगर ये कहने लगे कि वी वांट टू कनेक्ट पीपल टू बी द बेस्ट टेलीकॉम कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, और ये अपना विजन स्टेटमेंट लगा के गाड़ियां बना रहे हैं, क्या सिंक में है? सामने वाले बंदा जिसको आप पिच करने जाओगे इन्वेस्टमेंट, क्या बोलेगा? पागल आदमी है, बोल कुछ रहा है कर कुछ रहा है। क्या विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट वही वाली बात है कि आप बोल रहे हो, सोच रहे हो कुछ और कर रहे हो कुछ, ये दोनों सिंक में होने चाहिए। तो a mission is an answer to the basic question that what business are we in and what we do। किस बिजनेस में हम और क्या हम करते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब क्या है? हमारा मिशन स्टेटमेंट। ठीक है। मिशन डिलिनिएट्स मतलब टू डिस्क्राइब इन डिटेल द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल्स। मिशन स्टेटमेंट क्या बताता है? क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है और कैसे हम उसको हासिल करेंगे, वो किसमें पता चलता है? हमारा। ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर देयर एग्जिस्टेंस, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या काम हम कर रहे हैं, ये काम करने के लिए हम एग्जिस्ट, वो हमको किस पता चला? मिशन स्टेटमेंट। अ मिशन स्टेटमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट बिजनेस द फर्म अंडर, क्या बिजनेस काम कर रही है, क्या बिजनेस कंपनी कर रही है। तो अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, दैट इज हु वी आर एंड व्हाट वी डू। Vision statement broadly describes an organization's present capabilities, customer focus, activities and role on the society. It is more focused on present. आज हम सोसाइटी में क्या काम कर रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं, ये सब, कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज है, क्या हमारा कस्टमर पे आज के डेट में फोकस। हो सकता है कि टाटा मोटर्स का एक पॉइंट पे फोकस रहा हो कि यस वी विल टेल कस्टमर कि हमको जो हमारी पैसेंजर व्हीकल गाड़ी है खाली वही बनाना है। क्या मेरा आज का कस्टमर फोकस फिक्स है? यस। लेकिन क्या ये स्लोली एंड ग्रेजुअली बदल सकता है? यस, डिपेंडिंग मतलब इन लाइन विद द विजन, जो मेरी कंपनी का विजन था। लेकिन मिशन स्टेटमेंट क्या बताती है कि आज हम क्या करें। ठीक है। कह रहा है द मिशन स्टेटमेंट सर्व्स एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये आप हर जगह लगा सकते हो कि जो विजन और मिशन है, क्या वो एक गाइडिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है? ये वाली बात हमने विजन में भी पढ़ी थी। यस, कि वो एक गाइडिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है मेरे को कि किस तरीके से मेरे को डिसीजंस लेने हैं, विजन को दिमाग में रखते हुए और मिशन को दिमाग में रखते हुए अपने डिसीजंस। ठीक है। तो व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन? कंपनी को एक मिशन होना क्यों जरूरी है? कंपनी का एक मिशन होना, या फिर क्या मैं बोल सकता हूँ कि व्हाट इज द नीड ऑफ एन मिशन? मिशन स्टेटमेंट की, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मिशन? बेसिकली बात क्या आ गई है यहाँ पर, इंपॉर्टेंस क्या है मिशन की, क्या क्या इंपॉर्टेंस होगी? यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये इंश्योर करता है कि सब के सब एक ही पर्पस से काम कर, हर कोई अपने अपने अलग अलग मकसद से काम नहीं कर रहा हो। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल्स की एनर्जी है एक डायरेक्शन में, तो एक मकसद दे देता है सबको और उस मकसद के लिए सबको काम करना। ठीक है। फिर कह रहा है टू डेवलप अ बेसिस, इसको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लिंक करते रहना मिलिट्री से। कई सारी बातें, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लिंक्ड है? क्या मिलिट्री में भी जो जो उनके टास्क होते हैं, जो उनके क्या कहते हैं चैलेंजेस होते हैं, क्या उसमें एक गोल होता है, उनका एक मिशन होता है जो उनको। यस। तो उस मिशन, वैसा सा ही मिशन दिया जाता है कंपनी में भी कि आपको इस तरीके से काम करना है, ये अचीव, क्या एक पर्पस देता है जो कि सबके लिए एक जैसा ही।
कह रहे हैं टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। अब एक बात सोचो, टाटा मोटर्स को पैसे लगाने हैं, अपने रिसोर्सेज उनको यूटिलाइज करना है, ज्यादा एनर्जी वो कहाँ पर लगा रहे होंगे? क्या वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगा रहे होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी और सेक्टर में भी काम करना स्टार्ट कर दें? यस, किसी और सेक्टर में भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या जो उनका मिशन स्टेटमेंट है, क्या उनको एक रास्ता दिखाया कि कहाँ पर अपने डिप्लॉय करने हैं, कैसे डिप्लॉय करने हैं? भाई अब वो चाहते तो हैं कि बेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर बनना, लेकिन वो रियल एस्टेट भी कर रहे हैं। अब वो सारे पैसे अपने वहां लगा दें और ऑटोमोबाइल को, क्या ऐसा सही रहेगा? नहीं, वो उनके मिशन स्टेटमेंट के सिंक में नहीं। अगर मिशन कहता है कि हमारे को ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करना है, तो उनको कॉर्पोरेट लेवल पे हेल्प करेगा कि भाई ज्यादा फंड्स या ज्यादा रिसोर्सेज भी कहाँ पर लगने चाहिए, इधर लगने चाहिए। हाँ, हम एक पोर्शन लगा सकते हैं उधर, जो कि एक ग्रोइंग सेक्टर मेरे को लगता है, तो मैंने वहां पर लगा दिया, ठीक है। लेकिन मेरी मेजर एनर्जी, मेजर रिसोर्सेज शुड बी इन्वॉल्व वेयर इन द मिशन सेक्टर, जहां पर हमारे पास में काम कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड तय करता है ऑफ एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग, 2 पॉइंट में, इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग दी पर्सनल्स को मोटिवेट करने में मदद करता है, और क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो है उनको यूज करने में भी मदद करता है। यस, ठीक है। फिर इसके बाद में आ रहा है कि इट सेट्स अ जनरल टोन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन में क्या एनवायरनमेंट रहेगा, क्या सब के सब ऑटोमोबाइल बातें करेंगे? अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, अगर मेरा मिशन स्टेटमेंट वहां पर, क्या एक जनरल टोन तय कर देता है कि किस तरीके से सब लोगों ने काम करना है, ठीक है। फिर कह रहा है टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। In other words, it helps in deciding how responsibilities are distributed, teams are structured and tasks are assigned. और जो हमारा मिशन है, वो मेरे ऑब्जेक्टिव जो हैं, जो मेरे गोल्स हैं, उनको और छोटे टुकड़ों में तोड़ने, किसको कितना काम देना है, किसको काम देना है, कितना काम देना है, टीम्स बनाना, कैसे वो अचीव करा जाएगा, वो सब चीज़ों की जानकारी, उस सब चीज़ों की डायरेक्शन किससे मिलती है मेरे को? ठीक है। तो इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, टीम्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड टास्क आर। फिर कह रहे हैं इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड डे टू डे ऑपरेशन। अब देखो मिशन क्या करेगा, विजन दे दिया कॉर्पोरेट मैनेजर्स, ठीक है, टॉप लेवल पर हो गया। अब फंक्शनल लेवल तक पहुंचना है, वहां तक छोटे लेवल में उनके लेवल पर लाकर बातों को समझना। तो क्या मिशन स्टेटमेंट मदद करेगा कि जो ऑब्जेक्टिव है उनको कैसे डे टू डे ऑपरेशंस में मेरे को लिंक करना है, कैसे तोड़ के लाना है उसको डे टू डे ऑपरेशंस में छोटे लेवल पर। तो क्या उस चीज में मिशन स्टेटमेंट मदद? यस, ये मेरे को छोटे लेवल से बताया कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, ठीक है, कि जो आपको गोल्स अचीव करने हैं वो कहां से निकल के आएंगे, मिशन स्टेटमेंट, कि छोटे छोटे लेवल पर आपने क्या काम। तो कह रहा है अ वेल डिफाइंड मिशन स्टेटमेंट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन high level strategic objectives and day to day operations of an organization. It helps in creating a structured work plan by breaking down overreaching goals into specific tasks, assigning responsibilities to different elements within the organization. जो बात यहाँ पर थी वही दूसरे वर्ड्स में यहाँ पर भी लिखी हुई है कि हम ब्रेक डाउन कर देते हैं जो हमारे टॉप लेवल से चीज आई है उसको छोटे छोटे गोल्स और, ठीक है। इसेंशियल फीचर्स क्या हो गए मिशन स्टेटमेंट के? इट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, फीजिबल। फीजिबल मतलब, फीजिबल का मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज जो हो पाए, इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि आप उसको एक्चुअल में अचीव कर पाए। इट शुड बी प्रैक्टिकल, बेसिकली प्रैक्टिकली अचीवेबल होनी जरूरी है। डिस्टिंक्टिव, अलग होनी चाहिए, ठीक है। मोटिवेटिंग, एक मोटिवेशन भरने वाली होनी चाहिए जो आपके एम्प्लॉयज हैं, पर्सनल है, ठीक है। फिर कह रहे हैं अ मिशन स्टेटमेंट शुड गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट। क्या यही काम विजन जैसा भी था? यस, विजन और मिशन सिमिलर से साउंड करेंगे, लेकिन बस एक बेसिक फर्क है दोनों में। विजन बात करता है भविष्य की और मिशन बात करता है आज की, ठीक है। विजन, मिशन बात करेगा कि आज अगर हम कुछ एक्शन करेंगे उसका इफेक्ट कहाँ आएगा, भविष्य में, ठीक है, वो विजन में आएगा। तो प्रेजेंट के कामों की वजह से आप अपने विजन अचीव कर पाओगे। तो विजन से मिशन बनाएंगे आप कि हाँ हमारे को आज ये करना पड़ेगा अगर कल को फलाना चीज अचीव, ठीक है।
वे कह रहा है अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप, यूनिक होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को जिसके लिए वो डेवलप। ये एग्जांपल्स थे मैंने, ठीक है, कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं विजन के और मिशन के, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी आपको, और ये एक्चुअल रियल लाइफ है। अब आपको कोई और कंपनी लगती है कि मेरे को देखना है कि फलाना कंपनी के क्या विजन है क्या मिशन है, गूगल करो आपको मिल जाएगा कि क्या विजन स्टेटमेंट और क्या मिशन। पर क्या ये विजन और मिशन स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं, चेंज हो जा सकते हो? यस, डायनामिक एनवायरनमेंट है, जिस हिसाब से एनवायरनमेंट बदल रहा है उस हिसाब से कंपनी और मिशन चेंज कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का मैंने आपको पढ़ाया कि टू बी द मोस्ट प्रेफर्ड एंड ट्रस्टेड बैंक सर्विंग डाइवर्स नीड्स ऑफ आवर कस्टमर्स एम्प्लॉइज एंड स्टेक होल्डर्स व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलबींग ऑफ द समाज का भी कल्याण हो, ऐसा हमको सर्विसेज दें। मिशन स्टेटमेंट देखो क्या हो गया, थोड़ा सा और स्पेसिफिक होगा, कह रहा टू बी बेस्ट इन क्लास प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरिंग एक्सेप्शनल वैल्यू टू आवर कस्टमर्स थ्रू इनोवेटिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशंस। इन्होंने क्या करा, ये इन्होंने बोला कि मैं बेस्ट इन क्लास फाइनेंशियल सर्विसेज देना चाहता हूं। अब इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज इज अ ब्रॉडर टर्म, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब वो कहते हैं कि मैं बैंकिंग फैसिलिटी, मैं ब्रोकरेज वाला काम भी करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। क्या इन्होंने फाइनेंशियल सर्विस टर्म यूज कर दी कि भाई आपको बेस्ट इन क्लास सर्विस प्रोवाइड कर, ठीक है। टाटा मोटर्स की बात करें, टू बी पैशनेट इन एंटिसिपेटिंग इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट व्हीकल्स एंड एक्सपीरियंस दैट एक्साइट आवर कस्टमर्स। मिशन स्टेटमेंट क्या है, वी इनोवेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस विद पैशन टू एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। कह रहा है कि हमारे को मोबिलिटी मतलब मूवमेंट के साधन ऐसे बनाने हैं कि जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव, कि आपको जीने में मजा आए बेसिक, ठीक है। तो ये इनका मिशन स्टेटमेंट है कि ये मिशन के साथ में हर एम्प्लॉय को काम करना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, ऐसी मोबिलिटी सॉल्यूशन आपको। उसी तरीके से जियो की अगर मैं बात करूं तो रिलायंस जियो को देखो विजन क्या है, रिलायंस विजन फॉर इंडिया इज दैट ब्रॉडबैंड एंड डिजिटल सर्विस विल नो लॉन्गर बी अ लग्जरी आइटम। वो चाहते हैं कि जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है और जो आपकी डिजिटल सर्विसेज है इंटरनेट वगैरह, वो लग्जरी आइटम ना रहे, ठीक है, कि हर आम आदमी भी उस सर्विस को अवेल कर सके। तो क्या जियो इस तरफ काम कर रहा है, नहीं कर रहा, अपने विजन की तरफ। उन्हें इंडस्ट्री में एंटर करते ही क्या प्राइजेस स्लैश कर दिए, तो पहले इंटरनेट के पैकेजेस आते थे, क्या अब उससे बहुत रीजनेबल दामों पे मिल रहे हैं। यस, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इंडिया में जो भी डेटा प्लान्स हैं 5G के, दे आर द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। यूएस में और कहीं पे भी आप डेवलप्ड इकोनॉमीज में, वहां पर प्राइजेस आर वे हायर, एंड जो बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज है, थैंक्स टू जियो हमारे को 5G टेक्नोलॉजी मिल रही है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइजेस। तो क्या वो अपने विजन स्टेटमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, कह रहे रादर रिलायंस एनविजन्स, मतलब क्या वो देखते हैं इन इंडिया वेयर these are basic necessities to be consumed in abundance by consumers and small businesses alike as much in far flung villages as in our large cities। कह रहे कि हम दूर दराज गांव में भी बंदा उस इन सर्विसेज को भरपूर तरीके से कंज्यूम कर रहा हो, यूज कर रहा हो अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी बिजनेस में भी। क्या ये इनका विजन से आपको समझ क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। द इनिशिएटिव्स आर ट्रूली अलाइंड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया विजन ऑफ फॉर आवर नेशन। उन्होंने अपना विजन के साथ लिंक कर दिया इंडिया के विजन के साथ में, कि जो इंडिया का, जो गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया का विजन है, उस विजन के साथ में इन्होंने अपने विजन को सिंक कर लिया। मिशन स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, रिलायंस जियो promises to shape the future of India by providing end-to-end digital solution for businesses, institutions, households and seamlessly bringing the rural-urban divide। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहा है कि हम कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना चाहते हैं बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को, हाउस होल्ड, और जो गांव और शहरों के बीच में दूरी है, जो ब्रिज गैप है, उसको ब्रिज करना चाहते हैं। तो क्या क्लियर हो रहा है हमारे पास में कि क्या काम विजन है और क्या मिशन है, क्या मोटिवेट करेगा ये चीज एम्प्लॉइज को। यस, और जो अब देखो एम्प्लॉइज में भी कैसे काम आएगा, जो एम्प्लॉइज इस पर्टिकुलर मिशन से वो कहते हैं कि यार मेरे को तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करना पसंद है, क्या वो रिलायंस जियो ज्वाइन करेगा, क्या तो जियो में ज्यादा लंबे समय सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एम्प्लॉय के लिए भी, एंड एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। यस, ये अलग अलग एग्जांपल्स थे। एशियन पेंट्स का भी ऐसे हो गया कि टू बी द मोस्ट एडमायर्ड डेकोरेटिव कोटिंग कंपनी ग्लोब, ये सपना देखना चाहते हैं कि ये सबसे अच्छे डेकोरेट करते हैं दीवारों को। इनका मिशन स्टेटमेंट, टू इंस्पायर एंड हेल्प consumers create beautiful homes by creating an integrated range of
बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर इजीली एक्सेसिबल टू द कस्टमर। इन्होंने क्या करा, क्या उसी चीज को और बेटर वे में एक्सप्लेन किया है। ये कुछ एग्जांपल्स थे। एप्पल का देख लो कि वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। ये बेसिकली हमारे पास विजन स्टेटमेंट था जो कि एप्पल का था। ठीक है, स्टीव जॉब्स ने ये बात बोली थी। तो यहाँ पे कह रहा है टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। वैसे एप्पल का कोई विजन स्टेटमेंट एक्चुअल में डिक्लेयर्ड, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, दिस इज द स्टेटमेंट जो कभी इंटरव्यू में स्टीव जॉब्स से पूछी गई थी कि आप अपनी कंपनी को क्या किस तरीके से देखते, कुछ सालों बाद फ्यूचर में किस तरीके से देखते। तो उन्होंने बताया था कि वी आर ऑन द फेस ऑफ, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ अर्थ टू मेक इनोवेटिव चेंज, मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आ रहा है ये प्रोवाइड करना चाहते हैं बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस थ्रू इनोवेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड। अब बेसिक डिफरेंस क्या हो गया विजन और मिशन में, सुनने में तो बहुत बराबर सेम से लग रहा है। फर्क क्या हो गया हमारे पास में कि मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है मिशन स्टेटमेंट का, अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड इट्स अप्रोच टू रीच दोज ऑब्जेक्टिव, कि क्या उनके ऑब्जेक्टिव है और कैसे उनको अचीव करना है और क्या वो आज की डेट में कर रहे हैं। विजन स्टेटमेंट क्या है, दैट डिपिक्ट्स द कंपनीज एस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर पोजीशन ऑफ द कंपनी। व्हाट इट इज, ये कॉज है, आज हम कुछ कर रहे हैं जिसका इफेक्ट विजन स्टेटमेंट। ठीक है, आज हम कुछ काम कर रहे हैं जिसका रिजल्ट क्या है विजन स्टेटमेंट की, जो हम अचीव करना चाहिए। इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट और ये फ्यूचर की बात कर, इट शोज व्हाट वी वेयर वी आर एट प्रेजेंट और वो वेयर वी वांट टू बी। जो मिशन स्टेटमेंट है वो शॉर्ट टर्म है और जो विजन स्टेटमेंट है वो लॉन्ग टर्म है। इट कैन बी एज लॉन्ग एज 50 years 100 years ऑल्सो, और जो मिशन स्टेटमेंट है इट कैन बी फॉर 5 to 10 years ऑल्सो। ठीक है, पर्पस इसका काम है इन्फॉर्म करना और इसका काम है इंस्पायर करना, दोनों का रोल अलग। समझ में आई बात? ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक के लिए इतनी रख, और आप लोगों को नोट्स शायद आज या कल में मिल जाएंगे, ये ऐप पर तो अपलोड हुई सो दैट आप रिवाइज कर सकें, यहाँ तक की बातों को रिवाइज करके आएंगे आप नेक्स्ट। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अभी के लिए क्लास इतनी रख, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड।